हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज के लेक्चर में बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट, यानी कि वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो हिस्ट्री ऑफ लाइट यानी कि लाइट के विषय में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। आज जो लाइट का हम ड्यूअल नेचर के रूप में जानते हैं बेटा, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे, एस डी पी सर, कम ऑन द पॉइंट। हिस्ट्री ऑफ लाइट में बेटा सबसे पहला जो साइंटिस्ट लाइट के विषय में वर्क करने वाला साइंटिस्ट यदि किसी का नाम आता है तो वह है साइंटिस्ट, वह थ्योरी है बेटा, कौन सी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। नंबर 1 पर आती है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो आज एविडेंस है, रिटन एविडेंस है, उसके अकॉर्डिंग कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है। इसके बाद में आता है बेटा वेव थ्योरी। ओके, तो पूरा डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं, पूरी हिस्ट्री इसकी, यानी कि अब यहीं से शुरू होने जा रहा है क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स। फिर वेव थ्योरी के बाद बेटा आया पार्टिकल नेचर, और फिर इसके बाद आया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फिर इसके बाद आया कि लाइट क्या है? लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मीन्स कि यह बोथ पार्टिकल एंड वेव, यह दोनों है। तो देखा जाए, थोड़ा आगे बढ़ करके देखा जाए बेटा कि इसकी थ्योरी का डेवलपमेंट क्या हुआ। तो देख रहे हैं आप, ये बात फिर से देखो बेटा कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वेव थ्योरी, पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ड्यूअल नेचर। तो यह है इसका एडवांसमेंट, यानी कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी हम लोग जानते हैं बेटा, जो आप अभी सेकेंड ईयर का क्लास में या चैप्टर हम लोग का ऑप्टिक्स जो 2 भाग में बटा हुआ है, रेज ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रेज ऑप्टिक्स का यदि कहा जाए कि बेसिक पॉइंट क्या है, जिससे कि रेज ऑप्टिक्स जिस पर डिपेंड करता है, तो वह है स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। तो स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट इज द बेसिक ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसके बाद क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यह 3 चीजें हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट ऑन विच रेज ऑप्टिक्स यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेस्ड। एंड ऑल अदर एक्सपेरिमेंट जस्ट लाइक डिफ्रैक्शन, जो जस्ट अभी अभी फिनिश किया गया है, डिफ्रैक्शन, उसके पहले फिनिश किया गया है इंटरफेरेंस, उसके पहले फिनिश किया बेटा पोलराइजेशन। यानी कि यह 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, यह किसको कवर कर रहे थे? वेव एंड नेचर ऑफ लाइट को। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में बेटा रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडिएशन, यह है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब किसको कवर कर रहे हैं बेटा? किसको कवर करते हैं? पार्टिकल नेचर को। जो अभी जहां पर विंस लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पर बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, तो वहां पर हम लोग देखेंगे बेटा इसको। तो यह अभी हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आज के डेट में पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं इसको बेटा शुरू करने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जानते हैं बेटा, आपका यहां से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है इस ब्रांच से। तो अब यह शुरुआत कहां से होती है बेटा? हिस्ट्री ऑफ लाइट से शुरुआत होती है। तो आइए चलिए थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री में। हम आपको जा रहे हैं बताने बेटा कि लाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो लाइट का डेवलपमेंट ये देखा जाए बेटा, सबसे पहले जो देखा जाए, ये तो थ्योरी रहेगी जो हम लोगों को ये सारी हेडिंग्स हम लोग को पढ़नी है। ये देखा जाए इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ बेटा, तो जानते हो ग्रीक, रोमनवासी ग्रीक, वहां पर जो किंगडम था, यानी कि जो वहां के जो राजा थे, रोमन साम्राज्य जो था बेटा, वह लगभग 450 ईस्वी के आसपास समाप्त हुआ।
उस समय जो वहाँ के राजा थे, यानी कि जो रोमन साम्राज्य था बेटा, तो वहाँ के रिसर्चर, वहाँ के फिलासफर, वहाँ के साइंटिस्टों का बहुत कद्र करता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनका संरक्षण प्राप्त था राज्य का, किंगडम का। तो ज़्यादा विकास वहाँ पर हुआ, सबसे पहले विकास वहीं पर हुआ जब रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ 450 ईस्वी में। तब वहाँ पर काम, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कम हो गए। तब उसके बाद में डेवलपमेंट शुरू हुआ यूरोपियन कंट्रीज में। तो देखो बेटा, थोड़ा सा हिस्ट्री में जब हम चला लाइट की, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। तो ग्रीक, यानी कि सबसे पहले यदि बात किया जाए कि यस एविडेंस जो भी है, कुछ सच, मतलब जो साक्ष्य मौजूद है बेटा डेवलपमेंट ऑफ लाइट का, तो देखते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट एविडेंस, यानी यदि कोई प्रूफ मिलता है बेटा, तो फर्स्ट एविडेंस यानी कि पहला प्रूफ मिलता है किसका, लाइट के विषय में। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ द फॉर स्टडी ऑफ द लाइट, यस, कहाँ पर मिलता है बेटा, ग्रीक में, यानी कि रोमन साम्राज्य में ग्रीक वासियों को सबसे पहले लाइट में जो रिटन आज मौजूद है, उसमें यह पता चलता है कि ग्रीक वासी सबसे पहले विश्व में लाइट के विषय में स्टडी कर रहे थे। और उनमें से उनको पता था, दे न्यू, क्या उनको मालूम था बेटा, क्या क्या जानते थे वह। जब पूरी दुनिया में कहीं पर नाम नहीं था इन सब चीजों का, तब उनको क्या मालूम था बेटा, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। देखो बेटा, कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन द स्ट्रेट लाइन, ये है रोमनवासी जानते थे। और क्या मालूम था उनको बेटा, उनको पता था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी वह जानते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उनको पता था। अब इसका प्रूफ क्या है कि वो जानते थे उस समय। इसका प्रूफ है बेटा कि ए बुक वाज पब्लिश्ड इन 300 BC, माइंड ईयर, ईस्वी सन से 300 साल पहले, इन 300 BC एक बुक निकली थी बेटा, दो थी, इक्लेट नाम का या एक साइंटिस्ट था, इसने एक बुक पब्लिश किया था और उसमें ये सारी बातें दी हुई थी। इसलिए कहा जाता है बेटा कि 300 BC पहले ही लाइट के विषय में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेट लाइन पर, ये दो चीजें पता थी का 300 BC, यानी कि ईस्वी सन से 300 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद में का क्रमिक विकास, डेवलपमेंट और कैसे हुआ, अब देखो बेटा, इसके बाद 100 जब रिटन हिस्ट्री मिलती है बेटा लाइट की, तो यह मिलती है कि इन 130 AD। अच्छा देखिएगा लाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ था बेटा, शुरू से लेकर के और लास्ट आज के डेट तक का मैं आपको जो एकदम बिल्कुल ऑर्डर में कैसे क्या हुआ, किस साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया, और हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी क्या है बेटा, ये सारी चीजें हम आपको देने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर। बेटा, तो इन 130 AD, 130 AD में क्या हुआ बेटा, देखिए एक साइंटिस्ट था क्लॉडियस टॉलमी, तो जानते हैं इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग, टॉलमी के नाम से आप जानते हैं साइंटिस्ट का, इसका नाम सुने होंगे आप, श्योर सुने होंगे। क्लॉडियस टॉलमी हैज गिवन द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन इन ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो ये देखो बेटा, ये रिटन प्रूफ है कि 130 यानी कि 130 ईस्वी में, 130 AD, तो 130 ईस्वी में जो टॉलमी नामक साइंटिस्ट था वह रिफ्लेक्शन दिया था किसमें, ट्रांसपेरेंट मीडिया में। ट्रांसपेरेंट मीडिया में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वह 130 ईस्वी में इस लॉ को दिया था। यानी कि इसको उसने बताया था कि हाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो बेटा, और अब इसके बाद में टू करेक्ट आई साइट, यानी कि आंखों की जो गड़बड़ी होती है बेटा, यानी कि मायोपिया और एप्रोमाइटोपिया, तो जो गड़बड़ी होती है बेटा आंखों की, यानी कि विजन में जो प्रॉब्लम होती है बेटा, इसके लिए ग्लास, यानी जो ये चश्मा होता है बेटा, ये ग्लास, तो स्पेक्टल्स ना, तो स्पेक्टेकल्स, तो देखो बेटा वेयर यूज्ड इन कब, 1285, यानी कि 1285 ईस्वी में ही चश्मे का निर्माण हो चुका था। अब ये कहाँ पे हुआ था बेटा, तो ये हुआ था, इसकी थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था बेकन एक साइंटिस्ट था बेटा फ्रांस का, तो इसने थ्योरी दिया था नहीं कि स्पेक्टेकल्स का जो निर्माण हुआ था बेटा 1285 ईस्वी में ही हो चुका था, और यह कंट्री थी यूरोप। अब इसके बाद दो बेटा कुछ और आगे बढ़ते हैं।
बीच में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। 50 ईस्वी बाद जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया बेटा, तो उसके बाद देख रहे होंगे कि बीच में हिस्ट्री बिल्कुल मतलब कोई भी रिसर्च पेपर या कुछ भी नहीं पब्लिश हुआ है, मतलब कुछ है नहीं प्रूफ उसका। सीधे प्रूफ आता है कि हाँ, या आई साइट को ठीक करने का यूरोप वासियों को पता था, फ्रांस वासियों को 1285 ईस्वी में एक रिटेल साक्ष्य मिलता है उसका। उसके बाद में देखो बेटा, फील्ड लाइट के विषय में जो जानकारी मिली है वो ये है कि 1609 ईस्वी में 1609 में पार्टिकल टेलीस्कोप यानी कि प्रैक्टिकल टेलीस्कोप, नॉट पार्टिकल, प्रैक्टिकल टेलीस्कोप यानी कि टेलीस्कोप का निर्माण प्रैक्टिकली जो है गैलीलियो ने इसका इन्वेंशन टेलीस्कोप का कर दिया था। तो प्रैक्टिकल टेलीस्कोप का इन्वेंशन गैलीलियो ने कर दिया था कब? 1609 में। यानी कि जो सारी प्रोसेस, जो भी ये सारी टेक्निक है बेटा, ये सब की सब किस पर बेस्ड है? लाइट के नेचर पर। तो लाइट का डेवलपमेंट हिस्ट्री कैसे हो रही थी, तो गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप कब लॉन्च किया था, यानी कि कब उसने प्रैक्टिकली बना दिया था? 1609 में। इसके बाद देखते बेटा कि और लाइट में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि वान लीवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट था, वान लीवेनहॉक, जिसने डेवलप किया था बेटा क्या? फर्स्ट माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप देखिए आविष्कार कर दिया था 1675 में। अब इसके बाद देखो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। जॉन केपलर, वही केपलर जो ग्रेविटेशन में ला दिया बेटा। तो जॉन केपलर ने क्या किया था कि कवर्ड द फिनोमिना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा तो इसने इन्वेंशन किया था जॉन केपलर ने TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और 1645 आते आते देखो बेटा यह प्रिंसिपल आ गया था, कौन सा? फॉर्मेट गिवन प्रिंसिपल ऑफ द लाइट। तो फॉर्मेट नाम का साइंटिस्ट जानते हैं कि फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है? फॉर्मेट प्रिंसिपल बेटा कि यदि लाइट को चलने के लिए बहुत सारे पाथ अवेलेबल हो, तो लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिस पर चलने से समय सबसे कम लगता है। मीन्स लाइट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्मेट। तो इसे कहते हैं बेटा फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो क्या कहता है फॉर्मेट प्रिंसिपल? कि लाइट ऑलवेज फॉलो दैट पाथ इन विच टाइम टेकन इज लिस्ट, यानी कि टाइम सबसे कम लगता है, यानी कि वह पाथ को फॉलो करेगी लाइट जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो ये था फॉर्मेट प्रिंसिपल। और इसने कब दिया था बेटा? इस 1645 ईस्वी में दिया था इसने अपने लॉ को बेटा। ओके, तो चलिए ये सब थ्योरी है बेटा, डिटेल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ द लाइट, क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ लाइट का। तब हम लोग पहुंचे D1 नेचर पर, आज तक की हिस्ट्री पर चलते बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अब देखो जैसा बेटा क्या है हिस्ट्री का। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि कहता है कि लाइट ट्रेवल इन द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि फॉर्मेट का प्रिंसिपल बेटा, लाइट ट्रेवल इन शॉर्टेस्ट पाथ, लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। द लाइट ऑलवेज फॉलो दैट पाथ व्हिच टेक्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि व्हिच टेक्स मिनिमम टाइम, लिस्ट टाइम जिसको लेता बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, वो उस पाथ को फॉलो करेगा जिस पे चलने से लाइट सबसे कम लगती है। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द फॉर्मेट प्रिंसिपल एंड व्हिच इज द बेसिक ऑफ रूल, और व्हिच इज द बेसिक रूल ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि रेज ऑप्टिक्स। अब और आगे डेवलपमेंट बेटा 1660, ध्यान देना बेटा, 1660 से 1621 के बीच में ग्रिमाल्डी नामक साइंटिस्ट बेटा, ग्रिमाल्डी नामक साइंटिस्ट ने, अभी पढ़े हैं डिफ्रैक्शन ऑफ, तो पढ़ रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में डिफ्रैक्शन पढ़े होंगे बेटा, P100 फिजिक्स अभी जस्ट उसका वीडियो कल आया था। तो ग्रिमाल्डी तो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस दिया था, यानी कि जो चैप्टर हम लोगों का है बेटा डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन ग्रिमाल्डी ने 1660 से 1671 के बीच में इसको दिया था, इस थियरी कंसेप्ट को। और उसके बाद बेटा देखो कि यहाँ पर बेटा एक पॉइंट था कि व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। हम लोग जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है बेटा वह 7 रंग से मिलकर बनी होती है, जो अभी आप पढ़ेंगे आगे आएगा बेटा, अभी 1-2 दिन बाद वीडियो आने वाला है उसका डिस्पर्शन। तो देखो बेटा, तो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। इस बात को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया? तो न्यूटन ने दिया था बेटा। और इन्होंने कब दिया था? यह 1667 में। 1677 सोचो जरा साहब, आज हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, रेनबो का फॉर्मेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन आप जैसे महान साइंटिस्टों के विषय में सोचो एक सेकंड बेटा, इन्होंने कब अपनी थ्योरी दिया था?
तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दे दिया था बेटा 1667 में ही अपनी थ्योरी दिया था, और वह उसी समय बता दिया था कि ये 7 कलर से मिलकर बना हुआ है लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पर्सन का इन्वेंशन इसने 1627 में ही कर दिया था। अब जरा देखो बेटा और आगे बढ़ते हैं, क्या हिस्ट्री बेटा देखो। अब प्रोसेस ऑफ द डबल रिफ्रैक्शन, तो जानते हो बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलराइजेशन में मैं बता चुका हूँ, पढ़ाया हूँ आपको कि डबल रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है बेटा डबल रिफ्रैक्शन प्रोसेस? पोलराइजेशन वाले चैप्टर में बहुत ही विधिवत वहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ, बहुत ही अच्छी थ्योरी है बेटा, वहाँ पर आप जरूर पढ़ डालिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्या है वहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन? बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल नेचर में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल बेटा नेचर में पाए जाते हैं जिन पर जब लाइट इंसिडेंट की जाती है तो लाइट दो भाग में टूट जाती है, यानी कि वह लाइट का स्प्लिटिंग दो भाग में हो जाता है बेटा। और वन है जो स्नेल के लॉ को फॉलो करता है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट, और जो स्नेल के लॉ को फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, है बेटा। तो यह प्रोसेस यानी द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन एनी सच टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज द डबल रिफ्रैक्शन। इसी को कहते हैं बेटा डबल रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो यह जो इवेंट मतलब ये जो फिनोमिना है बेटा डबल रिफ्रैक्शन का, वह देने वाला साइंटिस्ट था। तो प्रोसेस ऑफ डबल रिफ्रैक्शन वाज गिवन बाय बार्थोलिनस, बेटा। तो बार्थोलिनस नाम का साइंटिस्ट था बेटा, 1670 ईस्वी में ही इसने इस डबल रिफ्रैक्शन इवेंट का इन्वेंशन कर दिया था। अब याद रखना, अब इसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, जहां से आपका अब चैप्टर शुरू हो जाता है। ये तो हिस्ट्री रही बेटा लाइट की। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता बेटा क्या? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द न्यूटन, यानी कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द न्यूटन मींस क्या होता है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है बेटा? देखिए अब जैसे न्यूटन, महान साइंटिस्ट न्यूटन क्या कहता है? कहता है कि जैसे मान लीजिए बेटा कि यह एक कैंडल है, जल रहा है ना बेटा। तो कहता है मान सपोज करेंगे कैंडल है, जल रहा है। तो जब भी कहीं पर कहता है न्यूटन की किसी भी लुमिनस बॉडी से, अब देखो हम लोग रहते बेटा तो कहते हैं कि लाइट है तो जल रहा है, तो जल रहा है, लाइट है उजाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यूटन, इसी को साइंटिस्ट कहते हैं, हर छोटी से छोटी चीजों पे उनकी नजर न गई होती तो आज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी इन्वेंशन है बेटा ना, यदि एसी का आविष्कार न हुआ होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आविष्कार न हुआ होता, ओके, लाइट का आविष्कार न हुआ होता, तो सोचो क्या होता। तो लाइट तो था ही, लाइट तो तब भी था, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एसी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता। तो साइंस का डेवलपमेंट धीरे 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 होता रहा। फिर तो क्या कहता है यह न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है? क्या कहता है न्यूटन? कहता है कि जब भी कहीं पर कोई भी लुमिनस बॉडी होती है तो उससे जो लाइट निकलती है, एक्चुअली वह लाइट क्या होती है, लाइट है क्या? तो कहता है न्यूटन कि कहीं पर भी किसी भी लुमिनस बॉडी से हमेशा छोटी छोटी पार्टिकल्स निकलते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं बेटा, क्या कहता है? कहता है कि एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स। कहता है कि ये पार्टिकल बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, और यह इतने रिजिड और इतने हार्ड होते हैं कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को यह भेद करके पार निकल जाते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे मान लीजिए शीशा है बेटा, तो शीशे पे लाइट पड़े तो लाइट उस पास चली जाती है। तो कहा कि लाइट यानी कि यह ऐसे हार्ड और रिजिड पार्टिकल हैं जो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस से होते हुए पार निकल जाते हैं। तो कहा कि बेटा क्या कहा कि यह बहुत ही एक्सट्रीमली माइन्यूट रिजिड हार्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कार्प्यूसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम कार्प्यूसल्स कहते हैं। तो कहा कि उसी के ऊपर नाम पड़ा बेटा इसका कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो जिनको कार्प्यूसल्स कहा जाता है। फिर कहा दूसरे पॉइंट पर कहा बेटा, कहा कि इनकी वेलोसिटी बहुत ही फास्ट होती है और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लुमिनस बॉडी, जैसे मान लो बेटा ये कैंडल जल रही है
तो लाइट इसकी चारों तरफ जा रही है, तो यह इसकी लाइट क्या है, तो इससे बहुत ही छोटे छोटे वेरी एक्सट्रीमली वेरी माइन्यूट, yes very extremely very minute particles, yes, originated emitted from this luminous body in all the direction. And since Newton taken these particles as materialistic particles, यानी को मैटर के पार्टिकल को मान लिया था न्यूटन ने, यही गलती हुई थी थोड़ी सी। तो मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल माना, कहा कि इतने छोटे होते हैं, इतने रीड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार कर सकते हैं, और ये लाइट की स्पीड से मीडियम में ट्रेवल करते हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, जितनी भी संभव दिशाएं हो सकती हैं वह सभी दिशाओं में ये ट्रेवल करते हैं। फिर क्या क्या बेटा, कहा कि लाइट यानी कि ये जो कार्प्यूसल्स होते हैं बेटा, ये वेरी लाइट मींस दीज आर वेरी लाइट मीन बहुत ही हल्के होते हैं, और ये इतने हल्के होते हैं बेटा कि डज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यानी कि जब मीडियम में ट्रेवल कर रहे होते बेटा तो ग्रेविटी का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो व्हाट आर द Newton's corpuscular theory? तो this was the Newton's corpuscular theory. The number 1 पर एक बार फिर से चेक करो बेटा, extremely minute particles was there that was very rigid, very hard and known as the corpuscles. Fast velocity, speed of the light से ट्रेवल करते हैं बेटा, very light means बहुत ही हल्के होते हैं and does not affected by the gravity. Okay, next point बेटा। अब और फिर आगे कहता है कि कैन पासेस थ्रू द इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इट कैन पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। कहता है बेटा न्यूटन क्या कहता है कि कहीं पर भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इससे वो पार चले जाते हैं। फ्रॉम वेयर लाइट कैन पासेस, कहता है कि लाइट कहीं पर भी, लाइट जहां जहां पाई जा सकती है वहां वहां यह भी पाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वही लाइट है, यानी कि जो पार्टिकल है बेटा ना, जो कार्प्यूसल्स हैं वही लाइट है, तो वह उसी को लाइट माना। कहा कि इन्हीं की वजह से उजाला हो रहा है, इन्हीं की वजह से शाइनिंग इफेक्ट है। यह न्यूटन उस समय, किस समय, 1671 ईस्वी में, 1671 ईस्वी की बात है। तो यस, तो दिस वाज द फर्स्ट, यानी कि पहली सबसे पहले लाइट के विषय में कोई थ्योरी देखे, नॉलेज तो था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी देखे हैं आप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, लाइट के विषय में ये आइडिया तो रोमन वासियों को पहले से ही था, 300 BC में ही था, लेकिन रिटन कोई थियरी इस तरह से प्रपोज करके एज ए नियम, एज ए लॉ नहीं दी गई थी। लेकिन सबसे पहले न्यूटन ने इस थियरी को दिया, और फिर उसके बाद क्या कहता है यानी अब देखो बेटा क्या हुआ, अब इन ऑल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज इजिप्शियंस, यानी कि इन चीजों को मानने के बाद, ओके, तो इसने क्या, न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन किया बेटा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को, तो कहा कि ऑन दिस बेसिस न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन कर दिया बेटा, तो न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया क्या, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन को इसने फुली रूप से एक्सप्लेन कर दिया था। और अब यह देखो बेटा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन and the refraction on the basis of the Huygens secondary wavelet theory आपके कोर्स बेटा, और अक्सर यहाँ से न्यूमेरिकल बन करके आता है, क्वेश्चन ही आता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो देखो बेटा, तो प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन इसने आसानी से प्रूफ किया बेटा इसी बेसिस पर, और फिर इसने प्रूफ किया बेटा कि प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान देना बेटा, यह है रिफ्लेक्शन और यह है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को भी इसने प्रूफ किया था, लेकिन रिफ्रैक्शन को जब प्रूफ कर रहा था तो इनको मानना पड़ा था टेकन वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम इज मोर देन द रेयर मीडियम। अंडरलाइन करो बेटा, कॉपी और पेन आप ले लीजिए, मेन बातें आप जरूर लिख लिए बेटा, ओके, क्योंकि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर उतना ही मिल रहा बेटा, 4 नंबर ये भी देगा, एक थ्योरी का क्वेश्चन आया बेटा तो 4 नंबर वो भी देगा, और बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आया तो भी 4 ही नंबर देगा बेटा। तो कहीं पर चाहे वह थ्योरी हो चाहे वह न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन आपका IIT मेंस में या नीट में बेटा कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ओके, चाहे IIT एडवांस में। तो चूंकि IIT एडवांस में छोटे क्वेश्चन आते नहीं बेटा, इन क्वेश्चंस पे आने, यदि IIT एडवांस में आएगा यहाँ से इस चैप्टर से, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हाइजेंस वेव थ्योरी से संबंधित आएगा क्वेश्चन बेटा, जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। अब चलो बेटा, तो प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन, तो देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन टेकन वेलोसिटी
इंटेंशनल मीडियम यानी कि जब न्यूटन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन शो कर रहा था, प्रूफ कर रहा था बेटा, तो उसने क्या माना था, ध्यान दीजिएगा, क्या माना था, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा माना था और रेयर मीडियम में वेलोसिटी मीडियम में वेलोसिटी कम माना था। मीन्स कि न्यूटन का ये कहना था कि लाइट की वेलोसिटी वाटर में ज्यादा होगी और वाटर से ज्यादा किसी सॉलिड में होगी, यानी कि ग्लास मान लिया जाए बेटा ट्रांसपेरेंट, तो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगी। जबकि जस्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अगेंस्ट था। तो हुआ क्या कि न्यूटन, यानी ये दूसरे शब्दों में कहा जाए बेटा, तो न्यूटन रिफ्रैक्शन को प्रूफ नहीं कर पाया था। क्यों? या प्रूफ तो वो कर दिया, लेकिन जो मान करके किया वो चीज गलत थी। तो आप कहेंगे कि हाँ प्रूफ तो किया, लेकिन चूंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी को ज्यादा माना था, इसलिए बाद में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब अगला पॉइंट बेटा, और क्या प्रूफ कर दिया इसने, और क्या न्यूटन ने प्रूफ कर दिया था अपने कार्पस्कुलर थ्योरी के बेस पर बेटा, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। और कहा वही स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन के लिए क्या बोला इसने, कहा कि ये इतने रिजिड है, इतने हार्ड है और इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जब सोर्स से निकलते हैं तो सीधी रेखा में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। तो इसने आसानी से प्रूफ कर दिया बेटा। ओके, और अब इसके बाद समस्या आई इसको कि यह क्या नहीं प्रूफ कर पाया बेटा, तो कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी किन बातों को यह न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो नंबर वन व्हाई लाइट, जब बेटा जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर यह कैंडल है और कैंडल से कंटिन्यूअस मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स का जब इमिशन हो रहा है, तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीने सालों बाद इसका वेट घट जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे माने कि इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो उसमें उसका, तो यानी न्यूटन के अनुसार उससे मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल निकलते हैं, तो जब मैटर निकल रहा है उसमें तो उसका वेट, उसका मास कम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ये पाया गया कि कभी भी जब देखा गया, न्यूटन के जमाने में प्रूफ किया गया बेटा, तो ये पाया गया कि व्हाई लाइट प्रोड्यूसिंग बॉडी डज नॉट लॉसेस देयर वेट, यानी कि वस्तु का जो लुमिनस बॉडी है, जो लाइट का प्रोडक्शन कर रही है बेटा, उसका मास तो नहीं घटता है, मास में तो कभी कमी हुई नहीं। और न्यूटन के अनुसार वो मास घटना चाहिए था उसका, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, यानी कि न्यूटन इसका आंसर न दे सका, यानी कि ये लाइन प्रूफ न कर पाया। अब दूसरी बात बेटा, अब न्यूटन ने खुद ही बनाया था अपना एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, न्यूटन्स रिंग, जो हम बोले थे कि आपको बताएंगे बाद में कर करके। तो न्यूटन्स रिंग बेटा, तो न्यूटन खुद ही अपने ही एक्सपेरिमेंट को, न्यूटन्स रिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यदि वह मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल है तो फिर यह फ्रिंजेज इमेज कहाँ से बन रही है, जो सर्कुलर इमेज बनती है न्यूटन रिंग में बेटा, तो वह इमेज कहाँ से बन रही है उसको प्रूफ नहीं कर पाया। और जो सबसे बड़ी इवेंट जो नहीं कर पाया वो था डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को यह नहीं कर पाया कि डिफ्रैक्शन, जब लाइट सीधी रेखा में चलती, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो फिर डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी हम लोग पढ़े हैं डिफ्रैक्शन बेटा, पढ़े हैं, आपका पूरा फर्स्ट क्लास तैयार होगा बेटा। क्या, यदि कोई भी डार्क रूम है, बंद कमरा कोई हो बेटा, ये आप सोचिए अपने आप को बंद रूम में बैठे हुए हो और कहीं पतला सा सुराख हो जिससे सन की लाइट आ रही हो, तो पूरा कमरा उजाला हो जाता है। तो अब चूंकि चूंकि वह कार्प्यूसल्स हैं, यानी कि वो पार्टिकल है लाइट, तो वह कार्प्यूसल्स को सीधी रेखा में चलना था, स्ट्रेट लाइन में चलना था, तो पूरा कमरा उजाला कैसे हुआ, इस बात का न्यूटन के पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि डिफ्रैक्शन को वह न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी प्रूफ नहीं कर पाई। और फिर क्या नहीं कर पाई, इंटरफेरेंस को नहीं कर पाई। इंटरफेरेंस में क्या था बेटा, जानते हो कि इंटरफेरेंस में कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेज मिलती हैं और कहीं पर डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं। तो दो मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल माना था न्यूटन ने, चूंकि मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल माना था, तो कहा कि दो पार्टिकल जब एक जगह मिले तो मिल करके ज्यादा उजाला कर दिए, ज्यादा लाइट कर दिए, ज्यादा इंटेंसिटी की फ्रिंज वहां प्राप्त हो गई। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब डार्क फ्रिंजेज बनती हैं, जब डार्क फ्रिंजेज बन रही थी कहीं पर, डार्क फ्रिंजेज जब बन रही थी, तो ये हुआ कि डार्क फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, क्योंकि दो मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल, कि दो मैटर मिल करके
कभी जीरो तो कर नहीं सकते, दो मैटर कभी दूसरे मैटर को नष्ट तो कर नहीं सकते, तो डार्क फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, तो यह न्यूटन प्रूफ नहीं कर पाया बेटा। तो यह इंटरफेरेंस प्रोसेस नहीं प्रूफ हो पाया, डिफ्रैक्शन नहीं प्रूफ हो पाया, और बॉडी का जो लुमिनस बॉडी है उसका वेट, उसका मास क्यों कम नहीं हो रहा है, ये बात भी प्रूफ नहीं हो पाई। न्यूटन का रिंग खुद ही नहीं प्रूफ हो पाया, और इस वजह से इस थियरी को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। ओके बेटा, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, P100 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। ओके बेटा, क्या क्या नहीं प्रूव कर पाया, क्या प्रूव कर पाया, यस बी श्योर हियर, नोट ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। ओके, आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है, तब इसके बाद आया बेटा क्या, अब आया इसका ना वेव थियरी। तो अब आता है बेटा इस, अब देखो बेटा, अब यहां तक पहुंचे हम लोग कि वेव थियरी क्या होती है। तो वेव यानी कि वेव जो शब्द है बेटा, वेव, तो वेव जो शब्द बेटा देने वाला साइंटिस्ट था, सबसे पहला साइंटिस्ट था बेटा हाइजेन। तो हाइजेन सबसे पहला साइंटिस्ट था बेटा, 1678 ईस्वी में इसने शब्द दिया था, वेव नाम लिया, सबसे पहले वेव का नाम लेने वाला साइंटिस्ट था हाइजेन। और उसका वेव का मतलब क्या था बेटा, तो वेव का मतलब था कि एनी डिस्टरबेंस, यानी कि एनी, यू कैन से दैट इज द एनी डिस्टरबेंस और द एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम और एनी मीडियम, यानी कि यू कैन से हियर एनी डिस्टरबेंस नंबर वन, और एनी ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनी मीडियम, यानी कि वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वह मीडियम या वह डिस्टरबेंस जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता है, उसके साथ लीनियर मोमेंटम भी होता है, यानी कि एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता है, उसी को हम वेव कहते हैं। अब यह वेव है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, एक पत्थर पानी में डालो, फेंक दिया, तालाब में शांत है, मान लीजिए वह क्वाइट साइलेंट है भाई, तालाब का पानी ऊपर एकदम रेस्ट में है बेटा, एक पत्थर मारते हैं तो देखते हैं कि पत्थर जहाँ पर गिरता है, यस, जहाँ पर गिरता है पत्थर बेटा पानी में, तो देखते हैं कि ये एक रिपल्स यानी कि सर्किल की तरह बनता है, और यह सर्किल देखते हैं सोर्स से हमेशा निकलता रहता, बनता रहता है, एनर्जी क्रिएट होती रहती है, बनती रहती है, और वह आगे बढ़ता रहता है, एडवांसमेंट होता जाता, बढ़ता रहता किनारे तक तालाब में। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने यहीं से देखा था, तालाब के जो फियर बना बेटा ना, इसी से देखा था क्या कि रिपल के फार्म में कैसे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो अब वेव होती क्या है, तो उसी से दिमाग में आया साइंटिस्टों बेटा उस समय कि यह वेव क्या होती है, तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच कैरी एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके बेटा, तो ही एज्यूम्ड दैट लाइट सराउंडेड लाइट एज ए साउंड वेव, यानी कि वेव जो हाइजन था, लाइट को क्या माना था उसने, तो लाइट को माना बेटा, देखो ध्यान दीजिएगा, तो लाइट को क्या माना बेटा, लाइट को उसे दिमाग में आया ना कि जैसे साउंड वेव होती है वैसे ही लाइट वेव भी है। हाइजन ने सबसे पहले ये सोचा था, और फिर उसने क्या माना था लाइट को, कहा कि यह लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि पहले प्राइमरी स्टेज में उसे माना कि लाइट जो है वह लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जैसे साउंड होता है वैसे ये भी है, यानी तब उसने वेव के रूप में अपना स्ट्रक्चर दिया, कहा कि इस तरह से लाइट इस लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और जैसे वेव ये इस तरह से चलती है, और वेव होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा वेवलेंथ का होना, तो कहा कि यार इसके पास वेवलेंथ होता है, इसके पास टाइम पीरियड होता है, इसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके पास एम्पलीट्यूड होता है। अब ऑन दिस बेसिस, इस बेस पर इसने क्या क्या प्रूव किया था बेटा, तो ऑन दिस बेसिस इट एक्सप्लेन, यानी क्या क्या प्रूव कर दिया था, इसने प्रूव कर दिया था बेटा रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया था, रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया था, और डबल रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया था। ओके, ये तीन चीजें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया था। कुड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन क्या नहीं प्रूव कर पाया इस हाइजेन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वह लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना था,
और पोलराइजेशन के विषय में जानते हो बेटा, पोलराइजेशन कहता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि देखो बेटा बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ होता है, तो आप क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है बेटा, बिकॉज पोलराइजेशन शोज द, यस माइंड हियर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। पोलराइजेशन से बेटा ट्रांसवर्स नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो पोलराइजेशन क्या शो करता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो हाइजन की वेव थियरी बेटा, हाइजन की वेव थियरी चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था, इसलिए पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि पोलराइजेशन क्या शो करता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट शो करता है बेटा। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलो बेटा, पूरा डिटेल हिस्ट्री है, बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है यह टॉपिक। चलो अब इसके बाद क्या होता है, इट वॉज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट बिकॉज देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। क्योंकि अब देखो दो चीजें बेटा, क्योंकि ये पता था कि मून पर साउंड नहीं सुना जा सकता है, जहां पर मीडियम नहीं है वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती, यानी कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए। क्योंकि अब यानी दूसरे शब्दों में कह सकते बेटा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और यहाँ पर माइंड भी है, ध्यान देना बेटा। अब जबकि अब मान रहा है क्या, हाइजन मान रहा है लाइट को लॉन्गिट्यूडिनल, और लॉन्गिट्यूडिनल को चलने के लिए मीडियम चाहिए। और सन से लाइट आ रही है, सन से सोलर लाइट आ रही है बेटा, जो सोलर एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है, जो सन से धूप आ रही है, जो सन से लाइट आ रही है बेटा, तो यह पता है कि इस अर्थ के चारों तरफ 400 किलोमीटर के ऊपर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, मीन्स की एयर नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी घटती चली जाती है, जीरो होती है अनंत पर। लेकिन हम मान लेते हैं कि 400 किलोमीटर के ऊपर में जो एयर की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि इसको जीरो माना जा सकता है। तो देखो बेटा, तो चूंकि ऊपर स्पेस में मीडियम तो है नहीं, तो जब मीडियम नहीं है तब यह दिक्कत ये थी अब इस समय कि तब ये बताइए कि यह वेव जो हाइजन ने माना है वह वेव चलेगी कैसे मीडियम के बिना। तो चूंकि मीडियम का कॉन्सेप्ट, चूंकि हाइजन के अनुसार लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। सन से अर्थ के बीच में कुछ एरिया छोड़ दिया जाए सन अर्थ के पास में, तो पूरा का पूरा जो है स्टेलर मीन्स जो डिस्टेंसेज है ऊपर अंतरिक्ष में जो बेटा जो स्पेस है, तो वहाँ पर कोई मीडियम है नहीं। तो ये हुआ कि तब मीडियम जब नहीं है तो सन की लाइट कैसे अर्थ पर आती है। तो एक यह ऐसा क्वेश्चन था कि जो हाइजन की वेव थियरी से प्रूफ नहीं किया जा सकता था, तो हाइजन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो थ्योरी थी वह हाइजन की, वह बहुत ज्यादा सफल नहीं थी। ओके बेटा, तो देखो, तो शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, बट सन रेज ट्रेवल, माइंड हियर, सन रेज ट्रेवल्स विदाउट मीडियम, सन की लाइट तो बिना मीडियम के आती है पृथ्वी पर। इसका मतलब यह हुआ कि जो हाइजन की थ्योरी थी बेटा वह बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी एक्सपेरिमेंट का। अब देखो बेटा, इसके बाद का डेवलपमेंट 1803 ईस्वी में थॉमस यंग नामक साइंटिस्ट बेटा, वही थॉमस यंग जो आप पढ़े हैं अभी जस्ट, जिसने इंटरफेरेंस दिया था। तो प्रो इंटरफेरेंस फिनोमिना 1803 में जो बेटा यह इंटरफेरेंस फिनोमिना 1800 से लेकर 1803 के बीच में एक्सपेरिमेंट दिया था। तो देखो बेटा इंटरफेरेंस का प्रोसेस प्रूव किया था, और इसने और क्या प्रूव कर दिया बेटा, इसने न्यूटन रिंग को भी प्रूव किया था, इसने डबल रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया, यानी कि उस समय जो भी एक्सपेरिमेंट थे जटिल थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको प्रूव किया। न्यूटन रिंग को भी प्रूव किया बेटा, और डबल रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। और एक और प्रूव किया क्या, कलर ऑफ द थिन फिल्म, यानी कि जो सोप का बबल होता है वह क्यों कलरफुल होता है बेटा, उसको भी प्रूव किया। फिर जो सरफेस, वाटर के सरफेस पर जो जब ऑयल गिरा देते हैं तो वह क्यों कलर्ड दिखता है बेटा, उसने भी प्रूव किया। तो देख रहे हैं कि 1801 से 1803 ईस्वी के बीच में थॉमस यंग ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया। इंटरफेरेंस भी प्रूव किया, न्यूटन्स रिंग भी प्रूव किया बेटा, डबल रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया, और कलर ऑफ द थिन फिल्म को भी प्रूव किया। ओके बेटा, अब
दीज एक्सप्लेनेशन, ध्यान दीजिए ना बेटा, अभी जब यह सभी एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया तो दीज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थॉमस यंग वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। अब प्रॉब्लम केवल यह थी बेटा कि लाइट को हम लॉन्गिट्यूडिनल कैसे माने, एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जब वेव माना गया तो वेव मान करके ये सारी समस्या सॉल्व हो गई बेटा। इंटरफेरेंस, न्यूटन्स रिंग, डबल रिफ्रैक्शन और कलर ऑफ द थिन फिल्म, वे ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थॉमस यंग स्पेंड ऑल दीज ऑन द बेसिस ऑफ वेव, यानी कि वेव मान करके सब कुछ प्रूव कर दिया। अभी अलग की बात रही कि उस समय यह लॉन्गिट्यूडिनल है या कि ट्रांसवर्स है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद तो फिर क्या होता आगे, तब क्या होता है, तो अब आगे क्या हुआ है, चलो बेटा देखो अब आगे क्या होता है बेटा। उसी समय देखो बेटा, अब 1808 ईस्वी की बात है, देखो तो माइलस नाम का साइंटिस्ट जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो 1808 ईस्वी में माइलस नाम का साइंटिस्ट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है माइलस, और क्या कहता है, एंड एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, जो आप उसमें पढ़े बेटा, पोलराइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो आसानी से ना बेटा, वहाँ पढ़े हुए सब पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही जबरदस्त दिया हूँ बेटा पोलराइजेशन। आपके जानते हैं पोलराइजेशन से इक्वेशन आपका बिल्कुल ही फिक्स है। तो आई नॉट आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, ओके बेटा, जहाँ पर जानते हो कि आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट एंड cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर, ओके। चलो अब देखना, इन 1817 ईस्वी, 1870 ईस्वी में क्या बेटा, अब देखो यहाँ पर फ्रेशनल नामक साइंटिस्ट आता है 1817 में और जो ये कहते हैं हम लोग, ध्यान देना बेटा, माइनस इंटेंसिटी दिया पोलराइजेशन की, जबकि फ्रेशनल क्या दिया, फ्रेशनल कहता है कि जो लाइट पोलराइजेशन में, लाइट ट्रांसलेशनल पोलराइजेशन में जो लाइट का नेचर है वह लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वह ट्रांसवर्स है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, वहां पे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए सारी बातें बेटा, क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की क्या कहता है, फ्रेशनल क्या कहता है बेटा कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट यह शो करता है कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है। बेटा देने वाला साइंटिस्ट कौन था, यह फ्रेशनल। बार बार ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो बेटा आगे इसके 1850 ईस्वी में क्या होता है, फोको नामक साइंटिस्ट, लिखते हैं फोकार्ट, पढ़ते हैं फोको बेटा, तो फोको नामक साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है बेटा वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बेटा। फोको नामक साइंटिस्ट प्रूव करता है बेटा, और यह किस बेस पर करता है, वेव्स के वेव बेसिस पर प्रूव करता है। फाइनली वेव थ्योरी एक्सेप्टेड, यानी कि फाइनली क्या बेटा, क्योंकि एक ही बस पॉइंट था, वहां पर कमी थी कि लॉन्गिट्यूडनल माना गया था हाइजन के द्वारा, अदरवाइज बाकी साइंटिस्ट उसके साथ मिल करके फ्रेशनल और थॉमस यंग, तो फ्रेशनल और थॉमस यंग ये दोनों साइंटिस्ट मिल करके अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट को 100% प्रूव कर दिए। और इनका जो प्रूफ था बेटा थॉमस यंग और फ्रेशनल का, तो यह बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, यानी कि लाइट वेव है, इसको प्रूव करने वाले ये सभी साइंटिस्ट थे। हाइजन के साथ में थॉमस यंग का सपोर्ट था और फ्रेशनल, ये सभी के सबका सपोर्ट था बेटा। अब चलो बेटा, तो यानी कि फाइनली जो बेटा क्या मिला, तो फाइनली ये जो वेव थ्योरी लाइट की थी वह एक्सेप्ट कर ली गई थी तब तक। 1823 ईस्वी में क्या हुआ, फ्रेशनल गिवन कांसेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, बेटा फ्रेशनल एक और काम किया, फ्रेशनल क्या किया था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको, आज जब वहां ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी शुरू करेंगे तब। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान भी निकाल दिया था उस समय, यानी कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन यानी कि रिफ्रैक्शन, इन दोनों को भी प्रश्न ने प्रूव कर दिया था। अब अगला पॉइंट, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब वेव यानी कि वेव थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था अप्रॉक्स। अब या देखो ना, अब आगे थ्योरी है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द वेव मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या 1873 में क्लार्क मैक्सवेल प्रपोज्ड, का नाम याद रखिएगा,
क्लर्क मैक्सवेल प्रपोज्ड आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आइडिया सबसे पहले 1873 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर क्लर्क मैक्सवेल दिया कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है यार। ओके बेटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम पूरा पढ़ा चुके हैं बेटा, पूरा चैप्टर है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है बेटा। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त मैं बता चुका हूँ, और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4-5 वीडियो होंगे बेटा, चैप्टर को आप जरूर पढ़ डालिएगा। ओके चलो बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर लाइट। और बेटा फिर 1887 में हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट जानते हैं, हर्ट्ज जो ना, तो हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना एक्सपेरिमेंट मीन्स लैब में वह एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। और अपने यहाँ इंडिया के उस समय साइंटिस्ट एस एन बोस, उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी समय प्रोड्यूस किया था लैब में। तो देखिए बेटा, तो हर्ट्ज, लेकिन जानते हो कि विदेशी सब अपने प्रचार प्रसार में ज्यादा थे आगे, इसलिए उनको मान्यता मिली बेटा। 1887 में हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द लैब। ओके बेटा, अब आगे दे बेटा, इन 1887 क्या हुआ, माइकलसन मोर्ले नामक साइंटिस्ट था बेटा, माइकलसन मोर्ले नामक साइंटिस्ट था। एक्सप्लेन किया क्या, तो फाइनली एक्सप्लेन किया जाए कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ध्यान देना बेटा, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ये क्या शो करता है, यह शो करता है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कह दो बेटा, तो साफ इसने मना कर दिया कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव यदि है तो उस माध्यम की आवश्यकता होगी। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, यानी कि लास्ट में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कहता है कि दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, इट इज सेल्फ सस्टेनिंग। यार ध्यान देना बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग यानी कि स्वतः खुद ही अपने आप में ही है, किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए। यह सेल्फ सस्टेनिंग है, इसको खुद ही किसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी है आगे बढ़ने की, एडवांसमेंट की, इसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि यह सेल्फ सस्टेनिंग है, और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड नो एग्जिस्टेंस ऑफ द ईथर मीडियम। तो देखो बेटा, तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि ईथर मीडियम। तो हाइजन से जब पूछा गया कि हाइजन से कि जो वेव थियरी है, यानी कि लाइट को यदि आप वेव मानते हैं तो यहाँ पर तो एक मीडियम चाहिए। तो जानते हो क्या कहा, तो हाइजन ने माना था, उसी को कहते हैं कि ईथर मीडियम। तो ईथर, ये ईथर नहीं बेटा जो आर बेस्ट होता बेटा, वो ईथर नहीं, ऑर्गेनिक वाला। तो यह ईथर एक आइडियल मीडियम माना था, और माना था कि यह ईथर मीडियम, ध्यान देना बेटा, ये हाइजन ने माना था क्या, ईथर ना, आइडियल मीडियम माना था बेटा इसको, आइडियल मीडियम। और कहा था कि इसका मास ना बेटा, मास यानी कि डेंसिटी, बेटा कहा था कि इसकी डेंसिटी वेरी स्मॉल, मीन्स इसकी डेंसिटी निग्लिजिबल होती है। और माना क्या जानते हैं बेटा, इलास्टिसिटी ना हाई, कहा कि इसकी डेंसिटी बहुत ही स्मॉल होती है और इलास्टिसिटी बहुत ही हाई होती है, इसलिए कहा कि इसको यह एक आइडियल मीडियम था, ईथर को आइडियल मीडियम माना था। और कहा कि इसी आइडियल मीडियम में जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है लाइट, जब माना कि लाइट ट्रेवल करती है। तो जब बाद में माइकलसन मोर्ले ने साबित कर दिया कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती लाइट को चलने के लिए, इसका मतलब कि जो ईथर का कंसेप्ट था वो भी कंसेप्ट तुरंत ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड नो एक्जिस्टेंस ऑफ द ईथर मीडियम, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई ईथर का कोई कंसेप्ट माना गया था आइडियल, वह सब शुरू से गलत था, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, इन 1814 बेटा, जानते हो कि फ्राउनहोफर, बार बार आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका बेटा, क्या कि फ्राउनहोफर नामक साइंटिस्ट ने ना सन की सोलर सिस्टम, यानी सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी होती है बेटा, यानी कि जो सोलर रेडिएशन होते हैं,
तो उनके यानी कि सन की स्पेक्ट्रम, सन से जो लाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रम लिया जाए बेटा, तो इसे स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस मिलती है। तो बार बार ये पूछता है आपसे कि इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका फ्रॉनहोफर ने किया था। और डार्क लाइंस क्या शो करती हैं, तो डार्क लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करती हैं। एब्जॉर्प्शन एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तभी वहां ब्लैक काली पट्टी आई है बेटा। तो ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब दो बेटा, तो यह फ्रॉनहोफर हो गया। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि डार्क लाइन सोलर स्पेक्ट्रम में किसने देखा, तो आप कहेंगे कि फ्रॉनहोफर ने देखा। ओके, फ्रॉनहोफर ने ये सबसे पहले इन्वेंशन किया। और ये डार्क लाइन क्या शो करती हैं, तो आप कहेंगे कि डार्क लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करती हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि वहां की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। कहाँ कैसे एब्जॉर्ब हुई, तो जो सन के जो एटमॉस्फेयर सन का बेटा, उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वह एलिमेंट इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जब वह रेडिएशन वह आता है अर्थ पर, और जब हम उसका स्पेक्ट्रोग्राफ लेते हैं बेटा, तो उसके स्पेक्ट्रम में वह एनर्जी एब्सेंट मिलती है, उसी को कहते हैं डार्क लाइंस। हो गया बेटा, चलिए और आगे देखिए। चलो अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव theory of the light ना could not explain the photoelectric effect। देखो बेटा, तो इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव थियरी थी, यानी कि जो देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी है, यानी कि ये थियरी यहाँ पर आई मैक्सवेल प्लांक की बेटा, तो क्वांटम थियरी थी। इससे पहले जो थोड़ा थियरी आई, तो वह ये शो करती थी, ये थ्योरी आई कि यह लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना जो क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरी थी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर है और मैग्नेटिक वेक्टर है। लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रिक वेक्टर अपने 90 डिग्री पर मैग्नेटिक वेक्टर को प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेटिक वेक्टर अपने 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक वेक्टर को प्रोड्यूस करती है। और इस तरह से ये स्पेस में आगे बढ़ती है, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ओके, अच्छा, जो लाइट का शाइनिंग इफेक्ट है, जो लाइट की चमक है, जो शाइनिंग इफेक्ट है, वह इलेक्ट्रिक वेक्टर के कारण होता है। और इसी इसलिए इसको यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर को बेटा ऑप्टिक वेक्टर या लाइट वेक्टर कहते हैं। यह था बेटा क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हॉटजन लैब में प्रोड्यूस किया था। अब जा देखो बेटा, तो अब यहां पर एक बात आई बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जानते बेटा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट कि जब भी कहीं पर किसी भी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो उस पर तुरंत जो भी लाइट पड़ती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाता है। और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। पढ़े हो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बहुत जबरदस्त वीडियो बना बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पढ़ डालो सब कुछ। क्या कि वो देयर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि उसके नीचे यदि फ्रीक्वेंसी है लाइट की, तो वह इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। अब यह ऐसा क्यों होता है, जो ही लाइट पड़ती है तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब ये दोनों चीजें कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे लाइट का एमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता, एक पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब इमिशन होता है, तो जो ही लाइट इंसिडेंट करती है सरफेस पर, तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द रेडिएशन, इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन द सरफेस एंड emission of the electron। Therefore, how it is possible? Wave theory of the light could not explain this. This was a great challenge in front of the scientist। यानी ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर पर, या वेव के नेचर पर, या कार्पास्कुलर थ्योरी के वेव के नेचर पर। उस समय अभी तक क्या कौन कौन सी थ्योरी मालूम थी बेटा, अभी तक थ्योरी मालूम थी। नंबर 1 पर न्यूटन की कार्पास्कुलर थ्योरी मालूम थी, नंबर 2 पर हाइजन की वेव थ्योरी मालूम थी बेटा, और नंबर 3 पर क्लर्क मैक्सवेल की कौन सी थ्योरी मालूम थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हॉटज ने एक्सपेरिमेंटल लैब में प्रूफ किया था। तो ये 3 थ्योरी मालूम थी बेटा। अभी फोटॉन का नाम नहीं आया था, अभी मैक्सवेल प्लांक नहीं आया था सीन पर।
तब तक ये इतनी 3 थ्योरी पता थी बेटा। और 3 थ्योरी में ये कोई थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ अभी तक फिलहाल नहीं कर पाई थी, और न ही कोई कोई ऐसी थ्योरी थी कि जिसके बेस पर इसको प्रूफ किया जा सके। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद में है बात 1900 ईस्वी की बेटा। देखो इन 1900 मैक्सवेल प्लांक, देखो बेटा इसका नाम है मैक्सवेल प्लांक। तो यह मैक्सवेल प्लांक गिवन द वर्ड क्वांटा, यानी कि रेडिएशन का इसने स्टडी किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी किया बेटा। और उस समय ऑन द बेसिस ऑफ द रेडिएशन ऑफ द इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी का इमिशन किया, और ब्लैक बॉडी से द्वारा निकलने वाले रेडिएशन का इसने स्टडी किया, और कहा कि which was the support of the Fraunhofer, means that is the light is not continuous but it is discrete। देखो बेटा वेरी फैंटास्टिक। अब यहाँ पर सबसे पहली बात 1900 ईस्वी में मैक्सवेल प्लांक नामक साइंटिस्ट ब्लैक बॉडी के द्वारा निकलने वाले रेडिएशन का स्टडी करता और कहता है कि जो रेडिएशन निकल रहे हैं ब्लैक बॉडी से वह कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं है, यह तो बंच में निकल रहे हैं। यह तो जो एनर्जी निकल रही है यह बंच में निकल रही है, यानी कि यह पैकेट ऑफ एनर्जी निकल रही है। और जो सबसे छोटा एनर्जी था, जो सबसे कम संभव वाली एनर्जी थी बेटा, उसको कहा दैट इज द क्वांटा, मीन्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पैकेट इज नोन एज द क्वांटा। और जिसको आगे चल करके बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी विच वाज सपोर्ट ऑफ द फ्राउनहोफर। अब फ्राउनहोफर ने जो पाया था कि वह बंच के रूप में भी बीच में कोई एक लाइन एब्सेंट हो जाती है, तो वह फ्राउनहोफर का सपोर्ट कर रहा था इसकी थियरी, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बेटा। देखो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि ब्लैक बॉडी से एनर्जी कंटिन्यू नहीं निकल रही है और बंच में निकल रही है, या बंच में निकल रही है मीन्स कि वह फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म निकल रही है, जैसे एक बंडल निकली एनर्जी फिर निकली, इस तरह से निकल रही एनर्जी। ओके, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज इन डिस्क्रीट, यानी कि अलग अलग रूप में निकल रही बेटा। और इसी बात पर जो बेटा अब यही इतना सपोर्ट मैक्सवेल प्लांक का मिला आइंस्टीन को, और आइंस्टीन उस समय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब रिसर्च कर रहा था। और देखो बेटा जो ही उनको पता चला आइंस्टीन को स्प्रेड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोन मॉडल गिवन बाय द मैक्सवेल प्लांक। तो बेटा यहाँ मैक्सवेल प्लांक ने जो भी अपना क्वांटम थ्योरी, यानी किसी को नाम पढ़ा, इसी क्वांटा के नाम पर पढ़ा क्वांटम थ्योरी, तो जो भी क्वांटम थ्योरी इन्होंने दिया था मैक्सवेल प्लांक ने, इसी को ले लिया किसने, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने लेकर के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था बेटा। और अब जैसा देखो बेटा क्या कहता है यह आइंस्टीन, कहता है कि जो लाइट है बेटा, तो लाइट ठीक वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे पार्टिकल, एक पार्टिकल जब रहता है बेटा, पढ़े होंगे कोलिजन में, जब इलास्टिक कोलिजन, एक क्वेश्चन आया होगा इलास्टिक कोलिजन बेटा कि एक पार्टिकल है, उतने ही मास का कोई दूसरा पार्टिकल आकर के टकराता है, तो ज्यों ही इलास्टिक कोलिजन में, तो जब ही टकराता है तो जो आ रहा था आके टक्कर किया वह रुक जाता है, और जो पहले से रुका हुआ था वो मौसम में आ जाता है। याद आ रहा है क्वेश्चन ना? तो इलास्टिक कोलिजन। तो कहता है आइंस्टीन कि यह लाइट पार्टिकल के रूप में है, या कि उसकी एनर्जी E=h है। उसकी एनर्जी क्या बेटा, E=h है। n का मान सबसे छोटी एनर्जी संभव है, E=nhν है, जहां पर n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो इंटीजर केवल हो सकते हैं। आइंस्टीन का केवल इंटीजर हो सकते हैं। सबसे छोटी एनर्जी है E=hν हो सकती है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं, और नहीं तो 2hν 3hν 4hν, यह पार्ट नहीं हो सकता, दशमलव नहीं हो सकता है, कि 2.5hν नहीं संभव है। जब भी होगा तो ये इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा। और जब यह लाइट इंसिडेंट करती जो ही सरफेस पर बेटा, तो तुरंत ही वही इलास्टिक कोलिजन होता है, और यह अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से इमिट कर जाता है।
तो बाकी आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा पढ़े हो, जानते हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़े हैं बेटा तो अभी जब है ना आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जबरदस्त तरीके से जा करके इसे P100 फिजिक्स पर बेटा प्ले लिस्ट है बना हुआ, प्ले लिस्ट में जाइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वहां पर जबरदस्त तरीके से पूरा पूरा पढ़ डालिए। तो बेटा चलो अब इसके बाद आप देखो क्या होता है आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप जब देखिएगा अब आइंस्टीन की थ्योरी क्या कहता है। आइंस्टीन बेटा कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी। कहता है आइंस्टीन की जो लाइट है वह पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करता है। और इसी को कहा, पहली बार कहा कि इसको क्या बोला, कहा कि ये फोटॉन नाम दिया उसने, कहा कि ये फोटॉन है। इट्स एनर्जी इज इक्वल टू NH/nu, जहां पर n क्या बेटा इंटीजर्स। जब n का मान सबसे कम है, छोटा है 1, तो कहा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी हो सकती है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा कहते हैं। अब कहता है कि कहीं पर जो सोर्स है, हमारा बेटा ये सोर्स है, ये लाइट का ये सोर्स है ना, ये सोर्स है। तो सोर्स से सभी पॉसिबल दिशाओं में, सोर्स से हमेशा यह पैकेट ऑफ एनर्जी बंच के फॉर्म में निकल रही है, बंच के फॉर्म में ये निकल रही है और सभी दिशाओं में यह बंच के फॉर्म निकल रही है और ट्रेवल कर रही है कि इसमें विद द कांस्टेंट स्पीड c से ट्रेवल कर रही है। Light travels in the form of the packet of the energy in the discrete form. Each form is the packet of the energy. It has both energy. ध्यान देना बेटा, it has यानी कि हर पैकेट के पास में क्या है, इक्वल टू h/nu यानी एनर्जी है, एंड मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम भी है, यानी कि इसके पास एनर्जी भी है, लीनियर मोमेंटम भी है। और इसी बेस पर आइंस्टीन ने क्या किया बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रूफ किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चूंकि ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होते हैं, आइंस्टीन का जो कर्व है वो क्या होता है बेटा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्मार्ट वे में हम आपको पूरा वीडियो बनाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, तो वहां पर आप क्लियर करके पढ़ लेंगे, आप जाकर जरूर पढ़ लेंगे बेटा। ओके, अगला पॉइंट अब कहता है क्या बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है। कहता है आइंस्टीन की E बराबर होता है h/nu और E बराबर होता है mc²। बेटा ये अभी दोनों दिया है न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, यह और यह ना बेटा, यह कौन सा इक्वेशन है, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। कहता है कि यदि डेल्टा यह मास नष्ट किया जाए इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा। तो यह है आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन और यह है E इक्वल टू h/nu, जो यहाँ पर मैक्सवेल प्लांक के द्वारा आई एनर्जी आई है वह। तो कहता है कि यह और यह दोनों जब एनर्जी है तो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो h/nu बराबर mc² किया बेटा, यहाँ से मास निकल गया। तो चूंकि अभी किसका मास हुआ, तो यह है मास ऑफ फोटॉन। माइंड हियर, दिस इज द मास ऑफ फोटॉन। अब जानते हैं बेटा एक बात और कि यहाँ पर m बराबर मास किसका, मास ऑफ द फोटॉन। अब बेटा h न्यू बराबर जानते हो c/λ होता है और एक c² यहाँ नीचे पहले से है बेटा, तो इस c से c कट गया, क्या आया h/c λ। तो क्या मिला यह मास ऑफ फोटॉन। तो मास ऑफ फोटॉन इक्वल टू h/c λ। तो मास ऑफ फोटॉन m इक्वल टू h/c², मास ऑफ फोटॉन। अब देखो टाइप फिर से देखिए, E बराबर h/nu, E बराबर mc², दोनों को बराबर कर दीजिए, h/nu बराबर mc², m बराबर क्या है बेटा, h/c², m बराबर h/c²। व्हाट इज दिस, दिस इज द मास ऑफ फोटॉन। क्लियर हो बेटा, अब आ जाओ देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। ओके बेटा, और मास ऑफ फोटॉन को हम न्यू के फॉर्म में लिखेंगे। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, यस क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ओके बेटा, चलो देखो अब जैसा अब यहाँ पे देखो बेटा, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा था एग्जाम में। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन होता है क्या बेटा, 0, बिकॉज इट नेवर इन रेस्ट, यानी कि क्या बेटा, फोटॉन कभी रेस्ट में हो ही नहीं सकता। तो चूंकि फोटॉन कभी रेस्ट में होता नहीं बेटा, इसलिए रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन क्या होता है, 0। अब क्या देखना बेटा, अब बात रही लीनियर मोमेंटम की। तो जानते बेटा कि लीनियर मोमेंटम मैकेनिक्स से पढ़े बेटा, लीनियर मोमेंटम P बराबर m भी होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो लीनियर मोमेंटम P बराबर m, मास इंटू वेलोसिटी मींस c। तो P बराबर क्या होता है, मास, मास अभी भी निकाले बेटा h/c², h/c²। अब वेलोसिटी जानते हो बेटा कि c है, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी c है, तो c से मल्टीप्लाई किया बेटा, c से c कैंसिल, h/c। तो बेटा h/c, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। और यदि लैम्डा के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में देखा जाए
तो देखो बेटा, तो न्यू के स्थान पर सी बाई लेमडा कर दीजिए, सी बाई लेमडा, और एक सी पहले नीचे से था, सी कैंसिल, तो क्या हुआ एच बाई लेमडा। यानी कि यदि मैं कहूँ कि पी बराबर कितना हुआ, लीनियर मोमेंटम बराबर, तो आप कहेंगे एच बाई लेमडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। दिस टू लाइन्स, दिस पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो और आगे देखते हैं। अब आइंस्टीन, तो आइंस्टीन फुली एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब यह बेटा कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फुली एक्सप्लेन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम थियोरी ऑफ द लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम थियोरी ऑफ द लाइट, इन्होंने फोटॉन के बेस पर बेटा कि लाइट फोटॉन के फॉर्म में चलती है, इस बेस पर इन्होंने पूरा प्रूफ कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द 1-to-1 मॉडल। 1-to-1 मॉडल है बेटा कि जब भी कभी लाइट इंसिडेंट करती है मेटल के सरफेस पर, जब भी कभी लाइट इंसिडेंट करती है मेटल के सरफेस पर, तो एक फोटॉन ऑफ एनर्जी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो एक फोटॉन ऑफ एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, कभी भी फोटॉन ऑफ एनर्जी को शेयर नहीं करता है। यानी ये फोटॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, वैसे ही वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये था कंसेप्ट किसका, ये था आइंस्टीन का कंसेप्ट। इसी को कहते हैं 1-to-1 मॉडल कहते हैं बेटा। तो लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बेटा, और यहाँ पर क्या दिया था इसने, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था कौन, आइंस्टीन ने। अब देखो बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1950 में नील बोर, तो जानते हैं बेटा कि बोर थ्योरी, बोर हाइपोथेसिस ऑफ द एटॉमिक मॉडल। तो बेटा तो इन 1950 नील बोर क्या कहता है, गिवन हिज एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑन द बेसिस ऑफ द फोटॉन मॉडल। तो जानते हो बेटा, पढ़े हो ना कि जब बोर का मॉडल आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या लाइट का एमिशन तब होता है जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तब लाइट का एमिशन होता है। और वहाँ पढ़े लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुल सीरीज पढ़े बेटा। तो वह देखो, तो वह भी किस थ्योरी को यूज कर रहा है, फोटॉन की थ्योरी, यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर ही इसको भी प्रूफ किया गया। अब अगला पॉइंट बेटा, ध्यान देना बेटा। अब यहां पर देखिएगा, ये बात कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप इन 1923 ईस्वी की बात बेटा, कॉम्पटन नामक साइंटिस्ट प्रूव करता है, क्या कहता है, कॉम्पटन प्रूव्ड इंटरएक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, पहली बार फॉर रिवॉल्यूशनरी टाइप का ये रिसर्च था, इंटरएक्शन ऑफ द लाइट विद द मैटर। यानी कि 1923 ईस्वी में कॉम्पटन कहता है कि जो लाइट है वह मैटर के साथ लाइट का इंटरएक्शन होता है। और कैसे प्रूव किया, कहता है कि एंड गिवन पोस्टुलेट्स दैट, और क्या कहता है यहाँ देखो बेटा, आइंस्टीन कहता है कि 1-to-1, यानी आइंस्टीन कहता है कि कभी फोटॉन की एनर्जी शेयर नहीं हो सकती है। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, कभी भी एक फोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता, कभी भी एक फोटॉन दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। एक फोटॉन या तो निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज नहीं निकालेगा। जबकि कॉम्पटन कहता है कि कॉम्पटन कहता है बेटा कि फोटॉन अपनी एनर्जी को शेयर कर सकता है। अगर देखिए कैसे किया था, प्रूफ किया है। कहता है जिसको बोलते हैं लोग कॉम्पटन इफेक्ट, तो कहता है कि जो बेटा, कहता है कि लैम्डा डैश, यानी कि जो बेटा इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि एक इन्होंने ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल लिया बेटा, ग्रेफाइट का पार्टिकल लिया और उस पर एक्सरे इंसिडेंट किया। तो देखा ये कि यह एक्सरे की बेटा स्कैटरिंग हो गई, और यह ग्रेफाइट का इलेक्ट्रॉन इस एटम का रिक्वायल हो गया बेटा, रिक्वायलिंग हो गई इसकी। तो यह था इलेक्ट्रॉन रिक्वायल हुआ, और यह एंगल जो फोटॉन लैम्डा डैश हुआ बेटा, ये थीटा था, और मान लिया कि ये जो रिक्वायल इलेक्ट्रॉन है वो एंगल बना रहा फाई। और ये क्या था, ये था शुरू में जो फोटॉन लिया था, ये बराबर एच न्यू। तो अब जो लैम्डा डैश था बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब जो लैम्डा डैश था तो प्रूफ करके दिखाया कॉम्पटन ने कि यह इसके बराबर भी हो सकता है। किसके बराबर, यानी कि जो इंसिडेंट किया है, तो जो स्कैटरिंग हुई है और जो इंसिडेंट किया, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या यह ज्यादा हो सकता है या ये कम भी हो सकता है, यानी तीनों संभावनाएं हैं। इसका मतलब तब क्या होगा, इसका मतलब तब ये होगा बेटा कि इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा हो सकती है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब कि एनर्जी कम हो गई होगी। तो एनर्जी यानी एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी गई कहाँ, तो इसके फोटॉन की जो एनर्जी थी बेटा वो शेयर हो गई। तो शेयर होकर किसको दिया,
इलेक्ट्रॉन को दिया, इस इलेक्ट्रॉन को दिया, जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर रहा है निकल गया एटम से, उसको दिया। और यहां पर देखा है कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, स्कैटर्ड वेवलेंथ कम हो गया, तो इस वेवलेंथ का कम होना मतलब एनर्जी का बढ़ जाना, तो एनर्जी बढ़ गई। तो कहां से पाया? इससे पाया। किससे? इस इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से या है कि जो फोटॉन है वो एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी दे भी सकता है। तो ये था आइंस्टीन और क्रॉम्पटन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन यह बात का एडवांसमेंट था। 1923 की बात थी बेटा, और यह उन्होंने जो है अपना दिया था 1905 में आइंस्टीन ने अपना कंसेप्ट दिया था। उसके बाद 15 साल बाद ये कंसेप्ट आया बेटा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। चल रहा, तो अब क्या हुआ? दैट इज फोटॉन कैन टेक सम एनर्जी फ्रॉम मैटर। ओके, क्लियर कट लिखा हुआ है कि फोटॉन कैन टेक सम एनर्जी फ्रॉम द मैटर, यानी कि मैटर से एनर्जी ले भी सकता है, एंड इट कैन गिव इट्स सम एनर्जी टू द मैटर, यानी कि फोटॉन एनर्जी मैटर से एनर्जी ले भी सकता है, दे भी सकता है। ओके, अब बेटा यहाँ क्रॉम्पटन की स्कैटरिंग थोड़ा सा भी दिखाया गया है, बस यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाया गया बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका था, यह पहले पूछा गया था एक बार, और बहुत ही सिंपल सी बात है, पूछी जाती है बेटा। देखो, तो क्रॉम्पटन से स्कैटरिंग कुछ नहीं, यह फोटॉन है, फोटॉन जाके इंसिडेंट किया बेटा, एक ग्रेफाइट का पार्टिकल है, ग्रेफाइट लिया गया था वहां पर तो एक्सपेरिमेंट में, और यह एक्सरेज है। फोटॉन किसका बेटा? यह एक्सरेज है, एक्सरेज। तो देखो बेटा, अब जाकर स्ट्राइक किया, कोलिजन हुआ यहाँ पर, और यह कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में स्कैटर्ड यानी स्कैटरिंग हुई इसकी फोटॉन की, और यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हुआ, रिक्वायर होकर के इलेक्ट्रॉन नीचे बाहर निकला बेटा। ठीक, अब देखो बेटा क्या हुआ, अगर ध्यान देना बेटा, यह क्रॉम्पटन की स्कैटरिंग कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा नोट कर लेने का, कि देखो बेटा क्रॉम्पटन की स्कैटरिंग कैसी है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग बेटा। पहली बात बेटा यह इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, नोट कर लीजिए। दूसरी बात बेटा कि यह कोलिजन इलास्टिक कोलिजन था, और तीसरी बात बेटा इन कोहेरेंट स्कैटरिंग, यानी तीन यहाँ चीज लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहिए या तो इन कोहेरेंट स्कैटरिंग कहिए। और कोलिजन कैसा बेटा? इलास्टिक था। किसके किसके बीच का कोलिजन? कोलिजन बिटवीन द फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और यह फोटॉन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू तो है ही है बेटा, एनर्जी, अरे बेटा साफ लिखा हुआ है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटॉन के बीच एनर्जी क्या हो गई? इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ऊपर का एंगल थीटा बेटा, नीचे का एंगल फाई है, तीनों चांसेस हो गए, यहां पर बात समझ में आ गई बेटा। अब जा देखना, अब देखो बेटा क्रॉम्पटन ने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया? कि जो लाइट इंसिडेंट कर रही थी उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा नॉट, और जो स्कैटर्ड होके गई उसका था लैम्डा डैश, यानी कि दोनों देखा कि चेंज, व्हाट इज द चेंज इन द वेवलेंथ, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू, प्रूफ कर, प्रूफ आपके लेवल पर नहीं बेटा, तो प्रूफ किया और पाया h बाई एम नॉट सी। एम नॉट क्या बेटा? रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास बेटा, सी स्पीड ऑफ द लाइट, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा देखो बेटा कहाँ का एंगल थीटा, तो एंगल ऑफ थीटा। ओके, और यह इसको क्या बोलते हैं इतने को? ये बोलते बेटा डेल्टा लैम्डा, यानी कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू मैक्सिमम कब, ये जो बेटा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि डेल्टा लैम्डा यानी कि मैक्सिमम चेंज कब होता है? तो मैक्सिमम चेंज कब होता है? जब थीटा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो मैक्सिमम चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस cos 180 करोगे, तो cos 180 जब करेगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h नॉट हो जाएगा बेटा, यानी कि डेल्टा लैम्डा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? 2h अपॉन एम नॉट सी हो सकता है। मोस्ट अंडरलाइन करिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो what is the maximum change? How maximum change? At what angle? What maximum change will be? And how much maximum change will be? Then your answer will be बेटा कि the maximum change in the wavelength may be 2h upon m naught c. Okay? और मेन इक्वेशन क्या बेटा? h upon m naught c 1 minus cos theta. डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम है so much. ओके बेटा, और ये क्या है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा।
ओके, और क्या कह रहा है कि इट हैज मैक्सिमम एनर्जी व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि जब 180 डिग्री, जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो उसमें दो बातें होंगी। इलेक्ट्रॉन, जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। और दूसरी चीज होगी चेंज क्या होगा बेटा, चेंज उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, इतना होगा। अब जानते बेटा कि डेल्टा लैम्डा मैक्स एच नॉट अपान एम नॉट सी है बेटा, यानी कि इसका मान होता है, याद कर लीजिए, डाटा पूछता है 0.0243 एंगस्ट्रॉम, इतने का मान एच अपान एम नॉट सी का मान है इतना। तो मैक्सिमम का मान करना आप करें तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ओके, तो क्या देख रहे हैं हम बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग। क्या बेटा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला पॉइंट ध्यान देना बेटा। अब आया बेटा ड्यूअल नेचर। यस, अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए, तो अब देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है बेटा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। कुछ एक्सपेरिमेंट है कि जो शो करते हैं कि लाइट क्या है, वेव है, और कुछ एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है शो करते हैं बेटा कि लाइट वेव है, ध्यान दीजिए। हाँ, dual nature of the light. So now it was clear that there are some experiment which can be expressed on the basis of the wave nature. बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनको एक्सप्लेन किया गया वेव नेचर पर ना, and some experiment was there which can be explained on the basis of the particle nature. देखो बेटा, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिनको वेव नेचर पे प्रूव किया गया, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनको पार्टिकल नेचर पर प्रूव किया गया। ठीक बेटा, अब जा देखना बेटा, अब वेव नेचर पे प्रूफ होने वाले कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन, नंबर 3 डबल रिफ्रैक्शन, नंबर 4 इंटरफेरेंस, नंबर 5 पोलराइजेशन, और सबसे बड़ा था बेटा डिफ्रैक्शन। जानो बेटा, कहीं पर भी हम जब कहते हैं, जब भी हम कहीं पर कहते हैं बेटा, ओके, तो जब भी हम कहीं पर कहते हैं कि वेव है, ध्यान दीजिए बेटा, जब भी हम कहीं पर कहते हैं वेव, जानते बेटा वेव होने के लिए क्या मस्ट है, तो मस्ट टू बी वेव, टू बी वेव क्या मस्ट बेटा, तो मस्ट क्या, डिफ्रैक्शन। यदि कहीं पर भी डिफ्रैक्शन हो रहा है हम कहते हैं कि यह वेव अवश्य है। और डिफ्रैक्शन जब होगा बेटा, और वेव होने के लिए दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि वेवलेंथ का होना मस्ट है, वेवलेंथ का होना मस्ट है। तो देखो बेटा, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहीं पर भी टू बी वेव मस्ट कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन, यानी कि उसका वेवलेंथ वेवलेंथ का पाया जाना जरूरी है। यदि कौन सा एक्सपेरिमेंट कहीं पर फुलफिल हो जाए तो आप कहेंगे वेव है, डिफ्रैक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर, वेवलेंथ। बेटा अब आ जाओ बेटा, अब बात रही कि पार्टिकल नेचर के लिए ठीक ऐसे ही क्या जरूरी है, तो याद रहे बेटा, कहीं पर भी आप कहते हैं पार्टिकल ना, तो पार्टिकल जब आप कहते हैं तो सीधी सी बात समझ में आती है किसकी, लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम यानी कहीं पर भी यदि लीनियर मोमेंटम किसी भी चीज में है तो इसका मतलब कि वह पार्टिकल है। अब जैसा ध्यान दीजिए बेटा, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट शो करता है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा होता है, वेव नेचर को फॉलो कर रहा होता है। और उसी वेव नेचर को डी ब्रॉगली क्या कहता है बेटा, लैम्डा का मान निकालता है, डी ब्रॉगली को कहता है कि लैम्डा बराबर एच अपान एम भी कहता है ना। जानते हैं आप इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन वह क्या है, उसके साथ वेव लिंक है जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में घूम रहा होता है बेटा तो उसके साथ में एक वेव होती है, स्टेशनरी वेव जिसको आप कहते हैं, स्टेशनरी वेव होती है, और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वह वेव कौन सी होती है, मैटर वेव, और डी ब्रॉगली के अनुसार उसका वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। अब देखो बेटा, पार्टिकल होने के लिए क्या जरूरी है, लीनियर मोमेंटम। तो यदि कहीं लीनियर मोमेंटम है तो इसका मतलब कि वो पार्टिकल है। आप जा देखना बेटा,
तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं जो पार्टिकल नेचर शो करते हैं बेटा? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन, तो रमन इफेक्ट, ये सभी एक्सपेरिमेंट शो करते हैं बेटा क्या कि लाइट पार्टिकल है। अब जब देखना बेटा इतना एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लाइट पार्टिकल है और लाइट वेव है, और यह एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लाइट पार्टिकल है, इसका मतलब लाइट क्या है? और बेटा चलो, तो इसका मतलब कि लाइट क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह ना। तो ऐसा मतलब बेटा कि लाइट क्या है? तो क्या थी हम लोग की हेडिंग? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की दोहरी प्रकृति है, डबल नेचर है बेटा। यस, देखिए क्लियर। अब आओ और आगे थोड़ा बेटा, नेक्स्ट। अब जब देखना बेटा, अब जब क्लियर हो गया कि लाइट क्या बेटा? ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। अब जा देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्यूअल नेचर, यानी कि जो ड्यूअल नेचर होता है वो कैसे हुआ? एक ही समय लाइट वेव भी है और एक ही समय लाइट पार्टिकल है, ये कैसे? आइए, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है बेटा इसका। आइए, तो यह हमारा खुद का रिसर्च बेटा अपना सामने आपके है क्या कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्यूअल नेचर, यानी कि जब लाइट का ड्यूअल नेचर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब जा देखना बेटा, यदि विजिबल लाइट को ले लिया जाए, विजिबल लाइट को ले लिया तो जानते हैं कि 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की लाइट हमारी क्या होती है बेटा? विजिबल रेंज में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा मैं 5-6 एपिसोड में लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया हूं, तो आप प्लीज जरूर पढ़ डालिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके बेटा, चलिए देखना बेटा। अब जैसे मान लो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो नंबर 1 पर कौन आता है? आइए चलो मैं देख लूं थोड़ा सा बेटा, आ जाओ। तो अब चलो बेटा आइए यहीं देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम को। मैं देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, और मैं कहूँ आपसे कि नंबर 1 पर कौन आएगा, तो आप कहेंगे क्या? गामा रेज कहेंगे ना। अच्छा, एक हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी के आर्डर में मैं लिख रहा हूँ। तो नंबर 1 पर मैं कहूँ कौन आएगा, तो आप कहेंगे गामा रेज। इसके बाद कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि एक्स रेज कहेंगे बेटा। मैं कहूँ इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो आप कहेंगे यूवी रेज। इसके बाद कौन आएगा बेटा, आप कहेंगे विजुअल लाइट। फिर कौन आएगा? इंफ्रारेड लाइट IR। फिर कौन आएगा? माइक्रोवेव। फिर कौन आएगा? रेडियो वेव। इसका मतलब वेव होगा कि यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यानी कि इसका लेमडा सबसे कम, और इसका रेडियो वेव का बेटा लेमडा सबसे ज्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू सबसे कम। यानी कि यह किस ऑर्डर में बेटा? फ्रीक्वेंसी के घटते हुए ऑर्डर में है। तो फ्रीक्वेंसी के घटते हुए ऑर्डर में कहिए या वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में कहिए। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर वेवलेंथ बहुत ही छोटा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा हुई, और यहां पर बेटा विजिबल रीजन के आगे, बेटा विजिबल रीजन है ना, विजिबल लाइट बेटा बीच में पड़ता है। तो विजुअल लाइट के पहले और विजुअल लाइट के बाद क्या हो रहा बेटा? विजुअल रीजन के पहले और विजुअल के बाद क्या हो रहा बेटा? विजुअल के पहले देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो इसका मतलब है बेटा एनर्जी डोमिनेटिंग है। तो जब एनर्जी डोमिनेटिंग, तो जहां एनर्जी ज्यादा हो बेटा, तो जानते हो कि पी बराबर होता है ई बराबर होता है p²/2m, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन बिटवीन, तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो बेटा, तो जब एनर्जी, ध्यान दीजिए बेटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ध्यान देना बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। तो यहां से लेकर यहां तक ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? एनर्जी डोमिनेटिंग बेटा, एनर्जी डोमिनेटिंग है। तो जब एनर्जी डोमिनेटिंग है इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम डोमिनेटिंग है। क्यों? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर देखा बेटा, तो परिणाम क्या हुआ कि यहां से यदि इधर के लिए हम ग्राफ बनावे, यानी साइन कर्व खींचे बेटा, तो देखो बेटा ये बनेगा। इसका बनने का मतलब क्या है बेटा? बनने मतलब ये हुआ कि बहुत पास है। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि वेवलेंथ बहुत ही छोटा होगा,
वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है तो एनर्जी बहुत ही हाई होगी, यानी एनर्जी ना लार्ज। तो लार्ज तो पी भी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, तो पी भी लार्ज होगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम बहुत ही हाई होगा यहाँ पर। तो जब लीनियर मोमेंटम बहुत हाई है, ध्यान दीजिएगा, लेमडा वेरी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी वेरी लार्ज, ध्यान देना बेटा, एनर्जी बिकम्स लार्ज, तो लीनियर मोमेंटम बिकम्स लार्ज। फिर ध्यान देना बेटा, तो जब तो लीनियर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, यानी कि P बराबर h बाई लेमडा, क्यों, क्योंकि लेमडा बहुत ही छोटा था तो P का मान बहुत ही बड़ा हुआ। और कौन कौन से हैं एग्जाम्पल के रूप में, कौन कौन बेटा, गामा रेज, एक्स रेज, लाइट ना, लाइट से ही शुरू होती है बेटा। और जो बेटा अब P, अब नाउ ध्यान देना बेटा, इसका मतलब P बिकम्स डोमिनेटिंग, इसका मतलब हुआ बेटा कि जो लीनियर मोमेंटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट के पहले जो पड़ रहे हैं बेटा स्पेक्ट्रम में, तो उनका लीनियर मोमेंटम बहुत ही डोमिनेटिंग है। इसका मतलब तब फिर क्या होगा, तब होगा बेटा कि हेंस लाइट पॉसेस बोथ नेचर, यानी कि लाइट दोनों नेचर को शो करता है सिमल्टेनियसली एंड कॉल्ड ड्यूअल नेचर, इसी को ड्यूअल नेचर कहते हैं। फिलहाल आ जाओ बेटा ऊपर थोड़ा सा फिर से एक बार, अब देखिएगा बेटा, ओके अब ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हम यहाँ से लाइट, विजुअल लाइट के इधर की बात की है। अब विजुअल लाइट उधर चलिए, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। जानते बेटा कि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वह कई मीटर होती है, 100 मीटर तक होती है, 100 मीटर की होती है रेडियो वेव बेटा। ओके, और यहाँ पर जब गामा रेज में देखो बेटा, तो जानते हैं कि गामा रेज में जो नैनोमीटर में होती है। अब जरा ध्यान देना बेटा, इधर आ जाइए, पहले रेडियो वेव में देखो बेटा, क्योंकि कई 100 मीटर में भी होती है, 2 मीटर से लेकर के कई मीटर में भी होगी बेटा। तो अब यहाँ चूंकि वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, अब देखो बेटा वेवलेंथ, यह वेवलेंथ लेमडा ना बेटा, यह वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है इसकी रेडियो वेव की। तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण क्या एनर्जी बहुत ही कम हो गई। तो एनर्जी जब बहुत ही कम हो गई तो दो ही चीजें होती हैं बेटा ना, देखो दो ही चीज होती हैं नेचर में, लेमडा एंड पी। यदि लेमडा ज्यादा है, लेमडा डोमिनेटिंग है, तो वह वेव नेचर कहलाएगा। यदि पी डोमिनेटिंग है, एक लीनियर मोमेंटम डोमिनेटिंग है, तो वह पार्टिकल नेचर कहलाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यहाँ पर कौन सा डोमिनेटिंग हुआ, लेमडा। तो जब लेमडा डोमिनेट हुआ तो एनर्जी हो गई कम, पी हो गया कम, और पी कम होने के कारण कौन डोमिनेटिंग हुआ, लेमडा, यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ डोमिनेटिंग होने का मतलब क्या हो गया बेटा, वेव नेचर, वेव नेचर। तो अब बात रही कि लाइट की, हम लोग बात करो बेटा लाइट की, क्या रहे थे, लाइट, तो लाइट विजुअल लाइट, तो लाइट में भी यही है बेटा, लाइट भी किसको शो करता है, लाइट भी दोनों को देखिए मिक्स है यार, इधर पूरा 100% वेव नेचर है, इधर पूरा 100% पार्टिकल नेचर है, और यह क्या शो कर रहा है, लाइट क्या शो कर रहा है बेटा, ड्यूअल नेचर, यानी कि यह दोनों के बीच में पड़ता है बेटा। कभी यह भी डोमिनेटिंग है, इसके लिए यह भी डोमिनेटिंग बेटा, और यह भी डोमिनेटिंग है, इसी को कहते हैं ना क्या, ड्यूअल नेचर। तो द लाइट बिहेव्स एज ड्यूअल नेचर, क्या कि यह दोनों शो करता। लाइट जानते बेटा कि व्हाट इज द लाइट, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी which when incident on the retina it produces the sensation of vision, the part of the energy which produces sensation of the vision on the retina, that is the light. Means this light is the small part, light is the small part of the electromagnetic wave which when incident on the retina it produces the sensation of the vision. Means when light incident, when the photon incident on the retina, it stimulates the retina which shows the sensation of the vision, and this is the light. Okay beta, so this is the light, and since it has both tendency, because now you know that what is the how anywhere it light work as wave. When it work as wave, it work as wave when the wavelength will be dominating, which it shows the behavior of the wave, then it will be the wave nature, and when it shows the behavior of the particle, then it will be the particle nature, and therefore light possesses all these two types of the behavior.
whereas gamma rays, X rays, UV rays, all these shows the generally all these shows the behavior of the particle, whereas the IR, microwave, radio wave always shows the behavior of the wave. इसलिए देखिए कहा गया रेडियो वेव, उसको जब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव, वेव नाम पड़ा है ना, वेव नाम पड़ा है। उसको क्या बोल रहे हैं, उसको ये नहीं कह रहे हैं कि वो पार्टिकल नेचर शो करता, नो कभी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का बिहेवियर बहुत ही कम है उसके पास। ओके बेटा, क्लियर। तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द ड्यूअल नेचर, व्हाट इज द वेव नेचर, व्हाट इज द पार्टिकल नेचर, व्हाट इज द ड्यूअल नेचर। तो लाइट एक ही समय दोनों बिहेवियर को कैसे शो कर रहा है। यस, दिस वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। ओके बेटा, एनी डाउट एनीवेयर? Any doubt anywhere? Okay, and now come on the point. Next topic is here. क्या ये पर बेटा अच्छी तरह से आप पूरा पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्लियर। बेटा क्या पढ़ रहा है, P100 फिजिक्स में श्री पांडे SDP सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। यदि बेटा प्लीज यदि ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। P100 फिजिक्स पर केवल पढ़िएगा, इसके वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा। और यहाँ पर द बेस्ट क्रिस्टल क्लियर आपको बिल्कुल सीरियस फिजिक्स मिलेगी। ओनली स्टडी नथिंग एल्स, ओनली स्टडी, ओनली सीरियस स्टडी नथिंग एल्स। जबरदस्त यहाँ पर पढ़ाई मिलेगी, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई मिलेगी बेटा, ताकि पूरा दिमाग में सब कुछ बैठ जाए, एक भी सेकेंड आपका दिमाग इधर उधर न जाए, सब कुछ बैठ जाए। क्यों, वह 3 घंटे का जो टाइम होता है एग्जाम हॉल का बड़ा ही क्रूशियल होता है, उसमें ना हंसी आती है, ना मजाक होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। तो इसलिए बेटा कि जबरदस्त इसी समय से वही माहौल बना दीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और उसी इसे ये बस बैठे ही बैठे सोचते सोचते पढ़ते ही पढ़ते निकाल दीजिए अपना एग्जाम। ओके, कम ऑन द पॉइंट अगेन हियर, कम ऑन द पॉइंट। नाउ द हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी। अब आपको बेटा कि हाइजन ने जो कहा कि यह वेव है, उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना था, तो अब वह चलती कैसे है, वेव फ्रंट क्या होता है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। क्यों, क्योंकि यह आपके एग्जाम में आने वाला पॉइंट है बेटा। क्या है, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्या है, इट शोज हाउ वेव ट्रेवल्स इन द मीडियम। यानी कि हाइजेंस की सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी कहती है कि मीडियम में वेव ट्रेवल कैसे करती है, यानी कि लाइट मीडियम में ट्रेवल कैसे करता है बेटा। आइए चलिए चलते हैं, नंबर 1 पे चलते हैं। वेव ट्रेवल्स इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट। कम ऑन द पॉइंट, दिस इज द वर्ड आया, शब्द आया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज द हाइपोथेटिकल सरफेस। ध्यान दीजिए बेटा, वेव फ्रंट हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र। तो वेव फ्रंट होता ही क्या, व्हाट इज द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज द हाइपोथेटिकल सरफेस surrounding to the source on which each point is in the same phase. Yes, जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर यह कोई एक सोर्स है, सपोज दिस इज ए सोर्स ऑफ द लाइट। इसके चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल, मन में सोच लीजिए, इसे चारों तरफ एक सोर्स के चारों तरफ, यानी मान लो बेटा पॉइंटेड सोर्स है, तो पॉइंटेड सोर्स है तो उसे चारों तरफ जब आप खींचेंगे, इमेजिंग करेंगे, तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस सोच लीजिए चारों तरफ में क्या बना बेटा, यह एक स्फीयर बनेगा, एक स्फीयर बनेगा बेटा। तो ओके, तो एक स्फीयर बनेगा। अब इस स्फीयर पे जो भी पार्टिकल संभव हो सकते हैं उनको आप सोच लीजिए। तो आइए हम लोग सोच लेते हैं, थोड़ा सा पार्टिकल कुछ लेते हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल सपोज करिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है ना बेटा, पांचवा यहाँ पर है, छठवां यहाँ पर है, कोई और ले लिया, कोई और ले लिया, ऐसे अनगिनत मीन्स द ना नगर में ये अनगिनत मीन्स मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। ले लिया बेटा। अच्छा, तो अब एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस हमने लिया बेटा इसे चारों तरफ कि जिसपे लाइज करने वाले सभी पार्टिकल्स या लाइट लाइज करने वाले सभी पॉइंट किसमें है, ऑल पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। ओके बेटा, तो इसका फेज फाइव, इसका फेज फाइव बेटा, सबका फाइव, यानी सबका फेज ऑल आर इन द सेम फेज, ये सब के सब एक ही फेज में बेटा। तो यदि ऐसा कोई सरफेस आप ले सकते हैं या ऐसा कोई सरफेस है, तो ऐसे ही सरफेस ना बेटा क्या करते हैं, ऐसे ही जो सरफेस है बेटा इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा, वेव फ्रंट। और ये कौन सा वेव फ्रंट है, तो सोर्स के चारों तरफ जो पहली वेव फ्रंट होती है उसको कहते हैं बेटा प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट।
अब जा देखना बेटा, आगे मैं डिस्कस किया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब यदि इसके चारों तरफ फिर बेटा, अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है ना, इसका अपना खुद का नया वेव फ्रंट बनेगा। और यह जो वेव जो पार्टिकल है बेटा, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी पॉइंट है, जितने भी पार्टिकल्स है ना, अब ये नए सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। ये खुद ही नया सोर्स बना लेंगे, खुद नए सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। अब बेटा, अब इनके चारों तरफ जो वेव फ्रंट बना, अब ये फिर प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। इसका भी बनाया, जितने भी हैं सबका बना दीजिए। ये देखो बेटा, इनका भी अपना खुद का वेव फ्रंट हो गया। अब बेटा, अब फिर प्राइमरी वेव फ्रंट बना, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है, तो सेकेंडरी सोर्स का अपना खुद का वेव फ्रंट बना। और सबको मिलाते हुए एक, यदि एक इनवलप ड्रा करिए बेटा, तो अब देख रहे हैं कि ये खुद एक नया पोजीशन बना रहा है वेव फ्रंट का। अब जो बना है वेव फ्रंट डैश लाइन से बेटा, उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी कोई भी एक ना, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर यदि हम लोग कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, तो वह उसकी दिशा को बताएगा, लाइट के प्रोपेगेशन को, एनर्जी के फ्लो को, दिशा को बताएगा। और उसी को कहते हैं रेज ना बेटा, रे बोलते हैं उसको। अब बेटा आगे आ जाओ। ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट वर्क एज सोर्स एंड कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। बेटा ये सब के सब क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। देखो बेटा, ये प्राइमरी पर जो है ना, ये वर्क कर रहे हैं सोर्स की तरफ से, इनको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब अगला पॉइंट, ऑल द वेवलेट्स अराउंड द सेकेंडरी सोर्स, ध्यान देना बेटा, सेकेंडरी सोर्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी कि जब जो इनवलप बनाएंगे बेटा, जो बना हुआ ना, सबको टच करते हुए एक लाइन खींचा जाए, नया इनवलप बनेगा, उस इनवलप को कहते हैं बेटा सेकेंडरी वेव फ्रंट। और अगला पॉइंट दो बेटा, क्या? स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इज सेम एज द प्राइमरी वेव फ्रंट। यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट बेटा दोनों मीडियम में एक स्पीड से चल रही होती हैं, यानी कि डायरेक्शन और उनकी स्पीड बराबर होती है। अगला पॉइंट, हाँ, इस वीडियो को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए बेटा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया बेटा। देखो, अब जैसे मान लीजिए बेटा कि सबसे पहले देखो यहाँ पे सोर्स है, सेंटर पर सोर्स है, और यह सोर्स के चारों तरफ जो भी है बेटा, वो क्या? प्राइमरी वेव फ्रंट। बेटा यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये पीली लाइन प्राइमरी वेव फ्रंट है। ओके बेटा, अब जब प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी जो बेटा सोर्स के चारों तरफ की जो पहली लाइन होगी बेटा, वो हाइपोथेटिकल स्तर पर प्राइमरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल संभव हैं, वह वर्क कर रहे हैं बेटा, सेम फेज में है। और ये सभी जो बेटा, ये सभी सेम फेज में है। और ये सेम फेज में होने के कारण यह क्या कहलाया बेटा? यह वेव फ्रंट कहलाया। हो गया बेटा? अब ध्यान देना, अब इसके चारों तरफ फिर से दिए गए लाइन खींची जाए बेटा, चूंकि यह सोर्स की तरह से काम कर रहा है, इसको सेकेंडरी सोर्स कहेगा। अब इनको चारों तरफ फिर से इनका वेव फ्रंट खींचा जाए, तो सभी जितने भी पॉइंट बेटा, सबका जितने भी पार्टिकल है सेकेंडरी सोर्स है, सबका नया वेव फ्रंट बनेगा। और सबकी सभी वेव फ्रंट को टच करते हुए एक इनवलप खींची जाए बेटा। देखो ये जो ना बेटा ऑरेंज लाइन है, तो यदि खींची जाए तो यह सेकेंडरी वेव, यह इनवलप क्या बताएगी? सेकेंडरी वेव फ्रंट, शोइंग द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। और यह बेटा देखो, सेकेंडरी वेव फ्रंट पर फिर से ध्यान देंगे जब सोर्स, तो कहलाएगा प्राइमरी सोर्स कहलाएगा, और फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी बनता चला जाता है, और मीडियम में लाइट का प्रोपेगेशन होता है बेटा। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ हाइजेन वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी। ओके बेटा, चलिए अब प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द स्पेस, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द स्पेस ना, प्रूव्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी बेटा इस थ्योरी के बेस पर क्या प्रूव किया गया? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया गया। और बाकी सारी सब कुछ भी जानते हैं, पीछे भी बताया हूँ, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऑल थिंग्स वाज प्रूव्ड बाय दिस थ्योरी। एंड ओके, तो देयरफॉर दिस वाज द लास्ट पॉइंट। और अब आता है बेटा यहाँ पर क्या, कि अब चलने का समय होगा, है ना। अब क्या कहता है बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर, तो बेटा अब यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी है बेटा हाइजन की, तो इसके बेस पर आपको आएगा एग्जाम में प्रूव करने के बार न्यूमेरिकल आता है बेटा। एनसीईआरटी बुक्स में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं,
तो एक डायग्राम बना रहता है, ये फ्रंट दिखाता है, एक वेव फ्रंट दिखाएगा इंसिडेंट होते हुए, और अब या तो रिफ्लेक्शन वाला आ जाएगा या तो रिफ्रैक्शन वाला आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो मिस मत करिएगा, इसको रट के जाना है, याद करके जाना है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। तो अब इसलिए मैं इसको रोकता हूँ बेटा, क्योंकि अब इतनी पूरी थ्योरी था, पूरा ये लेक्चर ही पूरा थ्योरी था बेटा। हिस्ट्री ऑफ लाइट पढ़ रहे थे हम लोग। अब आगे जो आने वाला है वह टोटल मैथमेटिक्स है, टोटल प्रूफ है बेटा। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना है, पहले जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पर कि सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी पर आपको एक्सप्लेन करना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर क्या सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी पर आपको प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन, और फिर उसी पर प्रूफ करना बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यानी कि हम लोग किसमें घुस रहे हैं बेटा? अब हम लोग घुस रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि रेज ऑप्टिक्स। जानते हैं कि यहाँ से दो क्वेश्चन, मिनिमम दो क्वेश्चन आने फिक्स है बेटा। दो क्वेश्चन, बिल्कुल दो क्या तीन क्वेश्चन पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आते हैं। ऑप्टिक्स से कुल 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कभी कभी 4 दे दिया जाता है, कभी 7 दे दिया जाता है, तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक जनरल की यदि बात करते हैं बेटा, तो जनरल में मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और 5 से 6 क्वेश्चन में नीट की यदि हम बात करें बेटा, तो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और 5 से 6 में बेटा 3 तो होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से होता है, रेज ऑप्टिक्स से 3 होते हैं, और 2 या 3 होते हैं आपका किससे? वेव नेचर से, यानी कि वेव नेचर ऑफ द लाइट्स होते हैं बेटा। तो अब वेव ऑप्टिक्स से तो 3 यानी 5 और 6 आए, तो 3 यहाँ से 3 वहाँ से, जिसमें से इंटरफेरेंस जाते बेटा कि 2 क्वेश्चन में इंटरफेरेंस आता है, कभी कभी 2 आया, कभी कभी 1 आया, कभी 1 भी नहीं आया है। लेकिन मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, और 1 क्वेश्चन पोलराइजेशन से आता है, तो 3 वहीं से हो जाते हैं। और डिफ्रैक्शन से कभी आता है, कभी नहीं आता बेटा। तो डिफ्रैक्शन से जब आता है तो इंटरफेरेंस से 1 ही आएगा, तो सब तीनों से 1-1 दे देगा। और डिफ्रैक्शन से जब नहीं देगा तो इंटरफेरेंस से 2 देगा, पोलराइजेशन से 3 क्वेश्चन वहाँ से, और 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कुल 6 क्वेश्चन देगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन में मान के चलिए मिनिमम 5 होगा, मैक्सिमम 6 से 7। तो बेटा चलिए, तो अब हम लोग को देखना क्या है बेटा कि वह प्रूफ, यानी हम लोग देखेंगे। तो अब यह नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का आने वाला बेटा, जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा बेटा वहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। प्रूफ ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी पे हम लोग देखेंगे बेटा, प्रूफ देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग का शुरू हो जाएगा। बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा, बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ताकि आपका पूरे ऑप्टिक्स में बेटा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी आते हैं, यदि 5 ही क्वेश्चन आता है या 4 ही क्वेश्चन आता है तो 4 का 4 सही हो, 5 आता है तो 5 सही हो, 6 आता है तो 6 सही हो बेटा। यस, बी श्योर 100%। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ मेहनत करिए बेटा। क्लियर? तो फिर जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पर आपको देते हैं, और एक भी क्वेश्चन 100% पी 100 फिजिक्स से ही सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसलिए आपको कुछ भी दौड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा इसी पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी पर मॉक टेस्ट दूंगा, इसी पर प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसी पर आपके एग्जाम के पहले आपको मास्टर बना दूंगा बेटा। ओके, कमांड द पॉइंट तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और फिर क्या बेटा? थ्योरी ऑफ द मिरर। अब इस बार तुरंत हम लोग पढ़ेंगे क्या अगले एपिसोड में, ये थ्योरी ऑफ मिरर पढ़ा जाएगा बेटा, टाइम बचेगा तो। थ्योरी ऑफ लेंस पढ़ा जाएगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा जाएगा। और बेटा स्कैटरिंग और डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम कोशिश करेंगे बेटा कि ये जितना टॉपिक लिखा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ये सारे टॉपिक्स को हम फिनिश करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, और हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा। तो यह था पूरा हिस्ट्री था, मीन्स हिस्ट्री ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट क्या होती है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेटा, तो जानते हैं पूरा 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 चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते बेटा, पूरा पूरा आपका चैप्टर है। ओके बेटा, काउंटर का इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया हूँ, फिर आगे मैं भी मॉडर्न फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा बताऊंगा बेटा। काउंटर इफेक्ट से पढ़ा चुका हूँ मैं, देख लेना उसको ना बेटा। और ये आपके टॉपिक में है नहीं, बस केवल सब जानना है कि काउंटर इफेक्ट होता क्या है, किस नेचर को शो करता है, बस इतना ही है। वहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा रेडिएशन, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह आते हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे बेटा, और ये पोलराइजेशन जबरदस्त पढ़ लीजिए, इंटरफेरेंस जबरदस्त पढ़ लीजिए, डिफ्रैक्शन पढ़ लीजिए बेटा, ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब पढ़ डालिए, जिन्हें न्यूमेरिकल है बेटा सब लगा डालिए। कहीं पर भी कोई भी जरूरत होती है बेटा तो उसको हमको कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर बताइए, हम आपका इंतजार करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार करें बेटा, जरूर बताइए। और हाँ, और यदि आप चैनल को ना सब्सक्राइब किए बेटा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने भी करिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए, जो भी आपके साथ में पढ़ते हो बेटा, जो भी अपने स्टूडेंट्स से परिचित में हो बेटा, तो वहाँ पर जरूर सब्सक्राइब करिए। और यदि आपके पास में 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, घर पे 4 मोबाइल है, तो सबसे सब्सक्राइब करिए। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक।